क्रेडिट देना चाहोगे सीजेपी को फॉर स्टार्टिंग दिस पार्टी? मतलब मुझे ऑन कैमरा बोलना, मुझे कोई एतराज़ भी नहीं है बोलने से, बट सीजेपी इज़ अ मीम पेज, सीजेपी इज़ नॉट अ पार्टी। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। अभिजीत दीप के, सौरभ दास, ये लोग काफ़ी मंझे हुए प्रोटेस्टर्स भी हैं, मंझे हुए पब्लिक स्पीकर्स भी हैं। जिस दोस्त के उस इंसान के लिए तो बिल्कुल ही ईजी है समझना जिसने पहले भी सारे प्रोटेस्ट में कभी गलती से पार्टिसिपेट कर लिया होगा। जो आयशा के लोग बैठे थे कैमरा में, शायद लोग दिखा रहे थे सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, सो ये लोग कहाँ थे आयशा के लोग? They were standing far away from the protest side. बट लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग इट वाज वेरी पीसफुल। जातिवाद और ब्राह्मणवाद है ना, मैंने वो यहाँ आके सुना है, और तरह तरह की अश्लील गालियाँ और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उस प्रोटेस्ट में बच्चे ही नहीं थे, मतलब इतनी हैरानी की बात है कि उसमें रील बनाने वाले आए हुए थे, उसमें वो लोग आए हुए थे जिनको हाजिरी देनी थी कि हाँ भाई आज हमने सेल्फी डाल दी क्योंकि हम लोग आज जंतर मंतर आए। मतलब बेसिकली हाँ मेला लग रहा था, बस इसकी कमी थी कि झूले नहीं थे वहाँ पे। AISF SFI वाले जो लड़के होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि लड़कियों को कैसे कितना टच करना है कितना नहीं करना। तो जब मैं राइट जा रही हूँ मैं लेफ्ट वालों से गालियाँ खाऊंगी, जब मैं लेफ्ट जा रही हूँ तो मैं राइट वालों से गालियाँ खाऊंगी। तो आपका एक और वीडियो जो वायरल हुआ था वो था डॉक्टर्स के ऊपर, तो वो क्या इंसिडेंट था? मैंने बोला कि मैं आपकी पॉजिटिव स्टोरी रखना चाहती हूँ, आप में से कौन है डॉक्टर? तो उन्होंने ऐसा बोला, आप पे इंसानियत नहीं है। हेलो गाइस एंड वेलकम टू पॉजिटिव टॉक्स। और आज हमारे इस शो में एक यंग डायनामिक जर्नलिस्ट आने वाली है जिन्होंने आज के टाइम का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट, जिसे हमने जेनजी प्रोटेस्ट कहा है, जो नीट पेपर लीक के अगेंस्ट था या कौन से पेपर लीक के अगेंस्ट था, वो सब हमें पता चलेगा। ये प्रोपोगेंडा था या एक सच में एजुकेशन रिफॉर्म था, एजुकेशन रिफॉर्म के लिए था, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन पॉडकास्ट के पहले ही लीक नहीं करनी है। सो द गेस्ट इज़ रितिका चंदोला, एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जिसने सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी है, कवर की है, उसके पेज पे डाला है और कई सारे उनके वीडियोस भी वायरल हुए हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द कॉन्वर्जेशन। हेलो रितिका, वेलकम टू पॉजिटिव टॉक्स। हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे, अपने ऑन ग्राउंड जाके जंतर मंतर में पूरी रिपोर्टिंग की, बहुत सारा उसका एक्सपीरियंस के बारे में जानना है। बट यू आर अ वेरी यंग जर्नलिस्ट, सो व्हेन यू थॉट दैट यू वांटेड टू बिकम अ जर्नलिस्ट? I thought about it when I was in class 8th. Okay. So I never thought to become a engineer or doctor. So ये तो मेरा all time feed था कि मुझे journalist बनना ही बनना है. And anyhow I have imagined all this back when I was in 8th. So this was not new to me. So but ऐसा क्या जर्नलिज्म में लगता है which you got attracted to it? क्या एकदम बोलते ना हटके, बिकॉज इन दिस ऑन ग्राउंड जंतर मंतर का जो आपने प्रोटेस्ट किया था, इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर यू। मतलब हमने बहुत सारे वायरल वीडियोस देखे जहाँ पे आप पे अटैक हो सकता है, बहुत कुछ ऐसा हो सकता था। सो यू डोंट गेट स्कैर्ड ऑफ ऑल दैट थिंग्स? There's nothing to be scared with, क्योंकि देखो मैं बोलूँ तो वहाँ पे हम जैसे आम लोग ही थे जो प्रोटेस्ट साइट पे आए थे, और मैं ये दिखाना चाह रही थी कि जो आम लोग आए हुए हैं वो क्यों आए हैं और उनका खुद का क्या मोटिव है। काफ़ी सारे मैं लोगों से ऐसी मिली जिनका कोई मोटिव था नहीं उस प्रोटेस्ट में आने का। दे वर देयर बिकॉज दे वर कॉल्ड, मतलब दे वर जस्ट अट्रैक्टेड कि इतने सारे लोग आ रहे तो दे वर जस्ट देयर, और उनकी कोई गलती नहीं रही। कुछ उनमें से कोई गलती नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो लोग गलत थे जो ग्राउंड पे आए थे। और मेरा ये मोटिव था कि ऐसे लोगों को दिखाना कि जिनका कोई मतलब दे हैव नो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, वो लोग आए ही एक्चुअली एजुकेशन के ऊपर बात करने के लिए ऑन ग्राउंड। तो मुझे लगा कि इनकी तो बातें मैं पहुंचा दूं, क्योंकि सीजेपी वाले तो नहीं पहुंचा रहे, दे आर नॉट कॉलिंग एनी स्टूडेंट ऑन द स्टेज। जब वो स्टेज से किसी बच्चे को नहीं बुला रहे, एटलीस्ट मैं अगर वो मीडियम बन रही हूँ जो एक्चुअली बच्चों को कवर करके दिखा पा रहे कि कैसे बच्चे यहाँ पे आए, सो आई थिंक आई वॉज देयर फॉर दैट। आई वॉज नॉट देयर फॉर एनी मिनिस्टर। ना मैंने अरविंद केजरीवाल जी को कवर करा, ना मैंने महबूबा मुफ्ती को करा, ना मैंने डिम्पल यादव को करा। डेफिनेटली मैंने उन लोगों को देखा, और मेरे लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल होता उन लोगों तक जाना, क्योंकि सीजेपी हैड डिफरेंट जर्नलिस्ट अराउंड देयर। मेरे लिए डेफिनेटली वो चीज़ एक मुश्किल चीज़ हो जाती है उनके पास जाना, तो मैं वहाँ पे लोगों के लिए आवाज़ बन के गई थी। सो ऐसा मतलब यूजुअली वी हैव सीन एवरीथिंग थ्रू सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल के थ्रू, या आप जैसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे
उनके चैनल से हमने देखा कि किस तरह का ये प्रोटेस्ट था. बट लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग इट वाज वेरी पीसफुल, वेरी काम. मतलब सब बच्चे वहाँ पे सिर्फ एजुकेशन की बात करने आए थे. जो प्रोटेस्ट जिसने ऑर्गेनाइज किया था वो भी एजुकेशन की बात कर रहे थे. ऐसा सब बहुत सारे बड़े, आज जिन चैनलों का जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे उनका नाम भी नहीं था, दे ऑल आर गोइंग इनटू डिफरेंट पॉडकास्ट एंड टेलिंग दैट वेरी पीसफुल, वेरी, मतलब इस तरह का एक नैरेटिव बोलो या प्रोपोगेंडा बोलो या थॉट बोलो, दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड. सो इट वाज रियली दैट पीसफुल, इट वाज रियली दैट काम कि उसी चीज़ के लिए आए थे या उस वहाँ और बहुत कुछ भी चल रहा था. यार देखो, शाहीन बाग हैपेंड, ठीक है, 2020 दिल्ली राइट्स हैपेंड. वो शुरू पीसफुल प्रोटेस्ट से ही हुआ था एंड वी नो व्हाट हैपेंड इन दैट. मंडल कमीशन की अगर बात करते हैं, उसको अगर बोलोगे कि पीसफुल प्रोटेस्ट था तो थिंग्स टुक अ वेरी डिफरेंट टर्न. प्रोटेस्ट कैन नेवर बी पीसफुल. आप क्या सोच रहे हो? आप फूल पकड़ के यहाँ पे क्या गाना गाते रहोगे क्या? मतलब पीसफुल का क्या मतलब है? तब तो आप मेडिटेट करो ना बैठ के. आप क्यों फिर प्रोटेस्ट करो? क्यों ढपली बजा रहे हो? तो जहाँ पे ढपली गैंग आ गया, जहाँ पर पॉलिटिशियंस आ गए, वो कहाँ से पीसफुल होगा? आप वहाँ पे स्टेज से नारे लगा रहे हो, अलग अलग किस्म के नारे लगा रहे हो, भारत को के टुकड़े करने के सेम नारे लगा रहे हो जो कभी शाहीन बाग में भी लगाए गए थे. और क्या है कि जो ये सिलेक्टिव मीडिया आउटरीच था ना, कि मीडिया ने वो चीज़ें नहीं दिखाई जो स्टेज पे चल रही है. मेरे पास वो सारी वीडियोज़ हैं. रात के 3 बजे क्या नारे लगाए जा रहे थे वो भी मेरे पास है. सो बेसिकली देयर वाज नथिंग पीसफुल. वहाँ पे 2 से 5 बजे तक आने वाला जो स्लॉट था ना, वो पीसफुल था डेफिनेटली. जो बच्चा 3 से 5 बजे तक आएगा उसको बहुत मज़ा आएगा. और मैंने हर वीडियो में, जो भी मैंने अपनी पर्सनल वीडियो बनाई थी, मैंने ये भी बोला था कि अगर कोई आना चाह रहा है वो 5 बजे से पहले पहले घूम फिर के निकल ले, बिकॉज द साइट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है, कोई इनकलाबी नारे लगा रहा है, कोई बिरयानी बांट रहा है, डेफिनेटली वहाँ पे बच्चे आए हुए हैं, यहाँ पे रील्स बनाने के लिए आए हुए हैं, तो वो पीसफुल तो अलग बात है, लेकिन इट वाज अ लाला लैंड प्लेस. तो वहाँ पे मज़ा बड़ा आ रहा था. मतलब अगर 2 दिन और प्रोटेस्ट चलता तो वहाँ पे झूले भी आ जाते हैं. मतलब बेसिकली हाँ, मेला लग रहा था. बस इसकी कमी थी कि झूले नहीं थे वहाँ पे, और बस यही था, बस पीसफुल के नाम पे, अदरवाइज वो मेला था. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नीट, तो उस चीज़ की बात हो रही थी वहाँ पे? किसी को पता था कि किस डायरेक्शन में हमें एजुकेशन को लेके जाना है, रिफॉर्म की बातें होती है? बिकॉज प्रोटेस्ट तो एजुकेशन के बारे में था. तो यू थॉट अबाउट, एनीवन हैड एन आइडिया कि किस तरह का रिफॉर्म होना चाहिए सिस्टम में, या यहाँ पे सिर्फ समवन वाज अगेंस्ट जस्ट वन पर्सन और अ गवर्नमेंट, पर कोई सिस्टम चेंज करने की बातें कर रहा था? देखो, ये चीज़ तो सीजेपी ने पहले से ही क्लियर कर दी थी दैट वी आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वी आर अगेंस्ट द सिस्टम. तो मोटिव तो क्लियर था कि ये सब कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही होगा. और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे उन्होंने हिलना नहीं था. लेकिन अगर जब बात आती है कि नीट के स्टूडेंट्स की बात हो रही थी, तो बात बात पर जिन बच्चों ने सुसाइड किया था उनकी फ़ोटो स्टेज पर ला के बच्चों को बोल दिया जा रहा था हम इन स्टूडेंट्स के लिए आए हैं, हम इन स्टूडेंट्स के लिए आए जिन्होंने सुसाइड करा है. तो फिर आप उन बच्चों को तो स्टेज पे आने दो जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया. मतलब वाई आरंट यू कॉलिंग इसको, अगर ऑथेंटिक, मैं 5 टिप्स दे सकती हूँ अगर किसी प्रोटेस्ट को ऑथेंटिक प्रोटेस्ट दिखाना है. दैट वाज नॉट ऑथेंटिक एट ऑल. एक्चुअली उस इंसान के लिए तो बिल्कुल ही ईजी है समझना जो पॉलिटिक्स समझता होगा, जो पॉलिटिक्स देखता होगा, जिसने पहले भी सारे प्रोटेस्ट में कभी गलती से पार्टिसिपेट कर लिया होगा. भले ही वो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो, भले ही वो शाहीन बाग हो, भले ही जो हर साल अपोजिशन वाली पार्टी किसी को भेजती रहती है प्रोटेस्ट कराने के लिए, उसके लिए बहुत आसान है ये समझना कि सीजेपी प्रोटेस्ट क्या था. लेकिन इन्होंने एक चीज़ पे गेम ये खेला कि एक तो पीसफुल वाला की प्रोटेस्ट है, दूसरा कि ये बच्चों के लिए प्रोटेस्ट है. सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई भी प्रोटेस्ट बच्चों का कैसे होगा जब उसमें बच्चे ही नहीं होंगे. उस प्रोटेस्ट में बच्चे ही नहीं थे. मतलब इतनी हैरानी की बात है कि उसमें रील बनाने वाले आए हुए थे, उसमें वो लोग आए हुए थे जिनको हाजिरी देनी थी कि हाँ भाई आज हमने सेल्फी डाल दी क्योंकि हम लोग आज जंतर मंतर आए हैं बेसिकली. हाँ, तो उसमें कोई स्टूडेंट नहीं था. स्टूडेंट्स तब आए जब ये 20 जुलाई के बाद वाला हुआ ना, पूरा का पूरा मैटर हुआ, और जब एक्चुअली पीक पर पहुंच गए थे लोग कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, बिकॉज बच्चों पर भी टाइम नहीं है रोज़ रोज़ जंतर मंतर आने का. सो दे वर सेइंग कि आप इस्तीफा ही दे दो, एटलीस्ट हम लोग यहाँ से तो छुट्टी मिलेगी हमें, क्योंकि लोग परेशान हो गए थे उस प्रोटेस्ट से. बेसिकली दैट वाज अ केओटिक प्रोटेस्ट. और कहीं पर जय भीम के नारे लग रहे हैं, कहीं पर SFI बोल रहा है, कहीं पर आयसा बोल रहा है. तो आपको अगर वहाँ पे दूसरी वो नहीं दिख रहे, दूसरी पार्टी के लोग नहीं दिख रहे,
एबीवीपी नहीं दिख रहा तो कहाँ से वो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हो गया? या तो कलेक्टिवली सारी पार्टी के स्टूडेंट विंग आ जाए, है ना, तब कुछ बोले। तो पॉलिटिसाइज्ड, ये पूरा का पूरा एक पॉलिटिसाइज्ड वो था, प्रोटेस्ट था। ये चीज़ें नॉर्मल पब्लिक को समझ में नहीं आएंगी। मतलब उसको तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएंगी जिसने 20 जुलाई को लाठी खा ली इस चक्कर में कि चलो चलो हम भीड़ को सपोर्ट करने के लिए संसद चलो वाली यात्रा निकालते हैं। और उसी दिन जो इनके मेन लोग थे, अभिजीत दीपके, सौरभ दास, सारे मेन लोग, इनको लठियाँ नहीं पड़ी। सो बेसिकली पीपल न्यू कि देखो हमें दिल्ली पुलिस ने एक रात पहले ही सारा मैटर डाल दिया है, इंटरनेट पे लिख दिया है इतने लोग सम्मिलित होकर ना जाए संसद की तरफ क्योंकि पहला दिन है मॉनसून सत्र का। तो अगर आप जाएंगे वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी एंड दैट विल प्रूव कि आप जितने भी बड़े लीडर्स हैं, कांग्रेस के हैं, भाजपा के हैं या दूसरी टीएमसी के हैं, तो उनके लिए भी आप प्रॉब्लम ही है। एंड दैट वाज द थिंग कि आप एक बड़ी भीड़ को नहीं समझा सकते हो। उस भीड़ में कैसे भी लोग आए हुए थे, कैसे भी लोग आए हुए थे। मतलब हम एज अ मीडिया पर्सन हम जानते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ है, इसको संभालना बड़ा मुश्किल है ना। हम एक किस्म से बस एक आवाज़ बन सकते हैं, एक तो हम गवर्नमेंट की आवाज़ बन सकते हैं और एक हम जो बच्चे हैं उनकी आवाज़ बन सकते हैं, बीच में हम लोग हैं। तो या तो भाई मुझे तुम लोग माइक दो और मैं लोगों को समझा दूँ कि भाई अलाउड नहीं है, प्लीज़ गो बैक। मतलब मैं अगर एज अ प्रोटेस्टर व्यू से देखूँ, अगर इसको लीड कर रही होती, मैं एटलीस्ट इतना चार्ज ले सकती थी कि आपको जाना अलाउड नहीं है, अगर आपको चोट लगती है तो ये मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। मैं यूजुअली अभिजीत दीपके मतलब वहाँ पे जिस तरह से बताया गया कि एक क्राउड को पहले आगे भेजा गया, अभिजीत दीपके केम फ्रॉम बैक साइड, ऐसा कुछ बोल रहे थे, एग्जिट से वो लोग नहीं किया, तो वो पूरा इतना क्योटिक हो गया था। एंड लॉट ऑफ न्यूज़ चैनल्स ऑल्सो सेड कि डायरेक्शन देने के लिए कोई लीडर नहीं। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि हमें पता ही नहीं कहाँ जाना है, हम लट्ठी खा रहे हैं और वो कहाँ है पता ही नहीं। और अभी वो अकाउंटेबिलिटी उल्टी चीज़ों की मांग रहे हैं। मतलब आप उन लोगों को भी बचा रहे हो जिन्होंने भीड़ को भड़काया था। अभिजीत दीपके, सौरभ दास, ये लोग काफ़ी मंझे हुए प्रोटेस्टर्स भी हैं, मंझे हुए पब्लिक स्पीकर्स भी हैं। आप उनको सुनेंगे, मतलब मैं खुद बताऊँ, अगर मैं मीडिया में नहीं होती तो मैं एक दफ़ा उनके कैरी अवे हो जाती। वो सुनती तो डेफिनेटली मैं बोलती यार कितना जेन्युइन इंसान है। लेकिन हम लोग जो अपनी आंखों के सामने देखते, जो हमें पता है, जो पूरी पॉलिटिक्स जिसको पता होगी ना, वो एक स्टेप दूर ही रहेगा सारी चीज़ों से। या तो मेरे जैसे इंसान कमेंट्री करेगा, जो कि मैं करती हूँ इंस्टाग्राम पे, या फिर वो बोलेगा कि यार ये लोग मूर्ख हैं, ठीक है। लेकिन पता है 20 जुलाई को जेन्युइनली बहुत भोले लोग आए हुए थे, भोले लोग आए हुए थे। और जो मेरे आसपास जो मैं देख पा रही थी, वो गुंडे किस्म के थे। मतलब वो ऐसे थे कि वो उस दिन संसद तोड़ देते, जला देते। मतलब उतना उन लोगों को फ्री स्पेस नहीं मिला। अगर मिल जाता तो मतलब उस दिन ब्लंडर होता। तो काफ़ी वियर्ड सिचुएशन थी उस दिन। और जब इन लोगों ने एक्चुअली वहाँ पे ना एक एंट्री थी जंतर मंतर की और एक एग्जिट थी। तो जो दीप के या मंत्री टाइप के लोग आ रहे थे, ये लोग आ रहे थे एग्जिट वाली साइड से अंदर को। ये लोग ह्यूमन चेन बना रहे थे और फिर वहाँ से एंट्री ले रहा था। एक एक मंत्री आके स्टेज पर भाषण दे रहा और फिर निकल जा रहा है। तो उस दिन भी यही हुआ कि पहले तो सौरभ दास, जहाँ तक मुझे याद है 9 बजे के करीब या 10 बजे के करीब, मेरे फ़ोन में वीडियो भी है, वो आया और वहाँ पे एक बस है पुलिस की, तो उसके ऊपर वो लोग चढ़े, वो और रांका, आशुतोष रांका चढ़े। एंड देयर वाज होल क्राउड बिलो दिस ट्रक। तो यहाँ पे पूरा क्राउड खड़ा हुआ है और यहाँ पे पुलिस जो उन लोगों के लिए खड़ी की गई है, उनकी सेफ्टी के लिए खड़ी की गई है, वो हाथ में स्पीकर लेके उन्हीं के लिए खड़े जो वो बोल रहे हैं। मतलब इतनी सपोर्टिव पुलिस है। आई डोंट थिंक कि अगर मैं ऐसा कुछ करूँगी तो मुझे इतनी सपोर्टिव पुलिस मिलेगी। बट पुलिस उनके लिए स्पीकर लेके ऐसे खड़ी हुई है एंड दे आर स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ दैट ट्रक। और वहाँ से ऐसी अनाउंसमेंट की जा रही है जिससे मतलब जो पॉलिटिकली अवेयर आदमी नहीं है ना, वो भड़क जाएगा। वहाँ से बोला जा रहा है कि अगर आपसे गोदी मीडिया टाइप के लोग सवाल पूछते तो उनको आप वापस कुछ मत बोलिए, उनको हाथ भी मत लगाइए, लेकिन उनको ना बाहर फेंक दीजिए, प्रोटेस्ट साइट से बाहर फेंक दीजिए अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? आप मीडिया के खिलाफ भड़का रहे हो एक बड़े क्राउड को, ताकि अगर हम क्वेश्चन भी पूछने जाए तो वो सबसे पहले हमें गोदी मीडिया करके हमें लेबल कर दे। मतलब हमें ही नहीं, इनफैक्ट बाकी लोगों को भी लेबल किया गया है। तो फिर मतलब एक तरीके से वो भीड़ पूरी भड़की हुई भीड़ थी। अगर आपके सामने कोई पुलिस वाला आ रहा है तो आप उसको चिढ़ाने लग जाओ, ये कहाँ, मतलब अ लीडर विल नेवर स्पीक दिस कि अगर आपके सामने पुलिस वाला आ रहा है, सिक्योरिटी फोर्स आ रहा है, आप बस ऐसे अकड़ के खड़े रहो। कहाँ सिखाए जा रहे हैं ये चीज़ें? और इनका एक फंडामेंटल एक वो बन गया है कि हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेके चलने लगे हैं। बेसिकली ये दिखाने लगे कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली राहुल गांधी मॉडल है जो।
आई थिंक कि हर इंसान को अब कॉन्स्टिट्यूशन लेके निकलना चाहिए एंड वी शुड सेग्रीगेट कि हाँ भाई पढ़ा किसने और किसने नहीं पढ़ा है। जो उस दिन भीड़ जा रही थी, मुझे नहीं पता कि उसमें क्या था क्या नहीं, लेकिन उसमें जितने लोग कॉन्स्टिट्यूशन लेके जा रहे थे ना हाथ में, उन्होंने तो नहीं पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अच्छा। उनको ये नहीं पता कि उस दिन मानसून सत्र चल रहा था। उनको तो मैंने बताया माइक में जा जाके कि भाई आज मानसून सत्र है, आप कहाँ को जा रहे हो। सो दे वाज जस्ट मूविंग ऑन दैट एंटायर क्राउड। तो हाथ में आपने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा है तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि मानसून सत्र क्या चल रहा है संसद में। तो वो सारी चीज़ें बहुत एक ग्रे एरिया में छोड़ दिया था। सो मेरे को ये जानना है, ये गोदी मीडिया जब है, you really feel as a journalist neutral, you can be neutral in today's political scenario, या आप बताओ कि जो मीडिया हाउसेस है, क्योंकि क्या हो रहा था जो पहले 15 दिन थे या 19 दिन थे मैं बोलूँगा, द नेशनल मीडिया जो टेलीविज़न मीडिया है, दे वर नॉट कवरिंग दिस यार प्रोटेस्ट। नेशनल मीडिया कवर्ड, नेशनल मीडिया ने ही शुरुआत में आए थे एक्चुअली सीजेपी को जो वो मिला है ना पूरा का पूरा ऊपर लाने का क्रेडिट है वो नेशनल मीडिया का ही है। अच्छा। क्योंकि घर घर कौन देख रहा है, नेशनल मीडिया को ही तो देखा जा रहा है ना, तो वो हर दिन वीडियोस चला रहे थे अपने टीवी में। नेशनल मीडिया जिस दिन ग्राउंड पे आई है, एबीपी न्यूज़ था, ये एनडीटीवी न्यूज़ था, इनके जर्नलिस्ट को एक क्राउड ने बुली किया है, अच्छे से वहाँ पे हाँ, बुली मैं वही किए जा बोल रहा रहे हूँ थे। क्योंकि शुरुआत में जब अभिजीत दीप के यूएस से आए तब तो एवरी मीडिया हाउसेस वर देयर, बट दैट डे ओनली एवरीवन स्टार्टेड बुलिंग, जो अगेंस्ट थे गोदी मीडिया करके सबको भगा दिया। एंड देन फॉर 15 days नो वन हैड कवर्ड, जितना सिर्फ एक छोटी सी बुलेटिन में न्यूज़ चलाई होगी, बट कोई ऐसा नीचे आके ग्राउंड लेवल पे नहीं दिख रहा था। फिर जैसे सोनम वांगचुक को उठाया या जो मार्च की एक नज़दीक तारीख आ गई, उस टाइम के बाद पीपल स्टार्टेड कमिंग, स्टिल दे वर लाइक व्हाट वी से डिफरेंशिएटिंग कि गोदी मीडिया और ये। बट मुझे यही जानना है कि व्हेन यू आर अ जर्नलिस्ट और आपने में से डिफ़िकल्ट सवाल पूछे, बहुत सारे लोगों ने भी डिफ़िकल्ट सवाल पूछे, तो उनको एक टाइटल दिया गया गोदी मीडिया। सो हाउ अ जर्नलिस्ट कैन गो एंड आस्क fearless questions to anyone, बिकॉज क्या होता है ना, हम जब चलो एक कोई भी जर्नलिस्ट है वो एक गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहा है, तो हमने कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया तो वी आर टाइटल्ड एज दैट, बट एज अ पॉडकास्टर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ जर्नलिस्ट, वी हैव टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर, फिर धीरे धीरे वो कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ती है। तो जब हम गवर्नमेंट से बात करते तो एक टाइटल लग जाता है, आप इनसे बात करो, इनको टफ क्वेश्चन पूछो। तो अभिजीत दीप्के को भी बोलते हुए सुना है हमने कि आप कौन से मीडिया से हो, आप क्या करते हो। तो मेरा वही है कि कैसे न्यूट्रल रहा जाए एज अ जर्नलिस्ट। देखो देयर कैन बी अ न्यूट्रल कमेंटेटर, ठीक है, जो कमेंट्री कर रहा है। इफ आई बिकम वेरी न्यूट्रल इन अ वे कि मैं राइट भी जा रही हूँ लेफ्ट भी जा रही हूँ, तो जब मैं राइट जा रही हूँ मैं लेफ्ट वालों से गालियाँ खाऊंगी, जब मैं लेफ्ट जा रही हूँ तो मैं राइट वालों से गालियाँ खाऊंगी, जो कि मैं अभी दोनों साइड को जा रही हूँ। अगर मुझे ये लेफ्ट में बैठे हुए जो प्रोटेस्टर्स फालतू का ये ड्रामा कर रहे थे वहाँ पे बैठ के, अगर मैं उनको गाली देना शुरू कर दूँ तो राइट वाले बोलेंगे वाह वाह। जैसे ही मैं राइट में बोल रही हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना है तो लेफ्ट वाले बोल रहे हैं वाह वाह। तो मैं एक बीच में वो बन गई हूँ कि लोग बोल रहे हैं अरे वाह रितिका तुमने तो न्यूट्रल रिपोर्टिंग कर दी। भाई अगर मैं दोनों तरीके की बात कर रही हूँ तो उसमें गलत क्या है, जो कि नेशनल मीडिया भी वही दिखाने की कोशिश कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रही कि एनडीटीवी ने दिखाने की कोशिश नहीं करी। बेसिकली ये है कि दीपके सो गुड एट ब्रेन वॉशिंग पीपल इन अ वे कि ही विल एक्ट विथ सो ब्लैंक फेस। ठीक है, वो बोलेगा कि ओ तुम्हारी तो मीडिया आई हुई ही नहीं थी, मतलब वहाँ पे आई नहीं। मेरे सामने से गई है नेशनल मीडिया सामने यार। मतलब जब तक एक्चुअली मीडिया वाले आके नहीं बोलेंगे ना, जैसे हम लोग बात कर पा रहे हैं, तब तक लोगों को यकीन नहीं होगा। अब नेशनल मीडिया क्या है, वो थोड़ी काम है, थोड़ी कंपोज्ड इन दैट वे कि अगर वहाँ उनके किसी बच्चे के साथ कुछ बुरा हुआ है ना, वो उसको विक्टिम प्ले नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर वही चीज़ सीजेपी के किसी सो कॉल्ड जर्नलिस्ट के साथ हुई होती तो वो विक्टिमाइज करके उन्होंने 10 बार चला दिया होता। एंड वही चीज़ आपके ये जो डूम स्क्रॉलिंग बोलते हैं उसको, उसमें आ रहा होता। लेकिन एनडीटीवी ने वो चीज़ नहीं दिखाई। अगर वो बच्ची आके ये स्टूडियो से आकर जेन्युइनली बताई कि उसके साथ क्या हुआ, तब जाके लोग बोलेंगे हाँ भाई एनडीटीवी गया हुआ था। तो बेसिकली ये सारा जो गेम था ना, ये सोशल मीडिया का उन लोगों ने उस तरीके से खेला है अच्छे से। सो व्हाट काइंड ऑफ मतलब मैं बोलूँगा कितना क्रेडिट देना चाहोगे सीजेपी को फॉर स्टार्टिंग दिस पार्टी, जो 22 मिलियन फॉलोवर्स उन्होंने कलेक्ट किए, भी वो इंडियन है या कौन है, फिर हाउ दे एट कैरी फॉरवर्डेड दिस एंटायर प्रोटेस्ट, और आखिर में एक विन विन जो उनको मिला, रेजिग्नेशन। सो एंटायर उनका जो जर्नी है उसको आप क्या कहोगे? इट वाज वेल प्लान्ड
आपका जो भी व्यूज़ है, मतलब हाउ यू विल गिव देम दैट? CJP is a meme page. CJP is not a party. इट्स अ ठीक मीम है, पेज। इट इज़ अ मीम पेज, चलता फिरता मीम पेज है जिसके मतलब हाल इतने बुरे हैं कि आपको मीम कंटेंट मिलता जाएगा ओके। और अभी बनने भी लग गए मीम्स उन्हीं पे, CJP वालों पे बन रहे हैं। एंड वो जहाँ से शुरू हुआ ना, बेसिकली ध्रुव राठी ने उसको हवा दी। ध्रुव राठी ने बोला इसको हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ध्रुव राठी के कितने सारे सब्सक्राइबर्स हैं। एक भी बार ध्रुव राठी ने ये बोला कि अगर आप प्रोटेस्ट साइट पे जा रहे हैं अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ पे लेकर जाइए? क्या उसने ये बोला कि इतनी भीड़ होगी तो प्लीज़ मदर शुड नॉट टेक द लिटिल वंस विद देम? एक भी बार उन लोगों ने, अगर इतने जिम्मेदार आप यूट्यूबर्स हो तो आप एक बार बोल दो ना, क्या चला जाएगा? आप इतनी हिंसा होने के बाद भी ये बोल रहे हो यहाँ पे सब चंगा सी, आते रहो भाई प्रोटेस्ट के लिए आते रहो, तो ये तो मूर्खता है भाई। मतलब ध्रुव राठी को लोग सुन सुन के यूपीएससी के नोट्स बना रहे हैं जो बैठ के, वो तो फिर वही वाली चीज़ अपनाएंगे ना जो ध्रुव राठी बता रहा है, जिसको सुना जा रहा है। सो आई थिंक CJP इज़ अ मीम पेज, इट इज़, आई डोंट नॉट ओनली थिंक वो मीम पेज है यार। कॉकरोच जनता पार्टी कौन रखता है ऐसा नाम? खुद में चलते फिरते जो ये सौरभ दास है उसके बोलने का तरीका, आशुतोष रंका है वो जो बोल रहा है, एंड अभिजीत दीप के आज कुछ बोल रहा है कल पलट जा रहा है। वो बोल रहा है कि बीजेपी वाले मुझे थ्रेटन कर रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन करो। मतलब आधे क्रेजी, आप अपना फ़ोन नंबर निकाल के दो जिसने तुम्हें थ्रेटन किया है, दिखाओ भाई किसने किया है थ्रेटन तुम्हें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। तुम क्यों ऐसे मतलब रुक रुक के क्यों बोल रहे हो 10 चीज़ें? कभी बोल रहे हैं कि मुझे शादी के लिए प्रपोजल्स आ रहे हैं, मतलब इज़ दैट इवन ए थिंग टू टॉक विद मीडिया कि मेरे पे शादी के प्रपोजल्स आ रहे हैं, अब मैं सोऊंगा, आज मुझे टाइफाइड हो गया है, आज मुझे इंजेक्शन लग रहा है तो मैं अभी नहीं आ पाऊँगा। एंड उससे भी बढ़िया चीज़ ये है, CJP वालों ने एक चीज़ करी, ट्विटर पर कुछ और डाल रहे थे और इंस्टाग्राम पे कुछ और पोस्ट हो रहा था। इन लोगों ने ट्विटर पर अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश करी, उसमें दिखाया कि आज हमारे साथ बड़ा बुरा हो रहा है, आज ऐसा होगा, और वहीं से वो पुलिस को भी थ्रेटन कर रहे थे। 28 को भी शायद उन्होंने बताया था कि अभिजीत दीपके को डिटेन कर दिया है। कुछ भी वो लोग डाल रहे हैं, ठीक है। उनको खुद नहीं पता उनके पार्टी के मेंबर्स कहाँ हैं, सॉरी उनके मीम पेज के मेंबर्स कहाँ हैं। और विजेता दहिया कहीं पे जाके बर्गर खा रहा है, वो कहीं पर मेट्रो में जाके, मतलब कोई अगर आ भी जा रहा है तो पहले हंस रहा है। ही इज़ पॉइंटलेस इन हिज लाइफ, सो पॉइंटलेस पर्सन। और उसके बाद नेशनल मीडिया की ये गलती है कि वो उसको एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ गुड। एक्चुअली नेशनल मीडिया क्या कर रहा है अभी, वो हर चीज़ से दिखा रहा है। इट इज़ एक्चुअली शोइंग द रियलिटी ऑफ एवरी पर्सन। जो बच्चे वहाँ पे पुलिस फोर्स को देख के बोल रहे थे नीला वाला हार्पिक के लिए, लाल वाला टॉयलेट के लिए है, आई थिंक कि वो अपनी रियलिटी एक्सपोज कर रहे हैं कि कैसे ये मीम पेज और बड़ा मीम पेज आगे बन सकता है। तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि ये आगे आने वाले टाइम में भी गवर्नमेंट को ही वो करेंगे, क्योंकि ये एंटी गवर्नमेंट मीम पेज बन चुके हैं, ठीक है। और जितने भी इसको फॉलो करें, दे आर नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया, दे आर फ्रॉम बांग्लादेश, दे आर फ्रॉम पाकिस्तान, दे आर फ्रॉम नेपाल। ऑन ग्राउंड थी तो मुझे वहाँ से बांग्लादेश के भी लोग मिले, दे वर क्लूलेस, दे वर देयर ओनली फॉर वन मोटिव कि उनको सत्ता पलट करना है, ठीक है। जो चीज़ उन्होंने बांग्लादेश में करी एक्चुअली उनको वहाँ वही यहाँ पे भी करना था। और वो आपको शक्ल से इतने नॉर्मल लगेंगे, दे वॉन्ट लुक ईवल, ठीक है। ईवल कभी शक्ल से ईवल नहीं दिखता। केजरीवाल को देखो कितना मासूम लगता है चेहरे से, लेकिन पता नहीं चलता ना इंसान के अंदर क्या है। बट देन यू सडनली, मतलब मेरे दिमाग में ये परसेप्शन था केजरीवाल को लेके कि क्या मिनिस्टर है यार, CM है दिल्ली का, बदलाव लाएगा। बट नाउ दैट आई हैव बीन ऑन ग्राउंड, मतलब ही इज़ सच अ क्योटिक मिनिस्टर। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी एक फेस नहीं देखा। अगर मैं कभी भी वो बोल पाऊँ तो आई विल ऑलवेज गो अगेंस्ट आम आदमी पार्टी टिल व्हेन केजरीवाल इज़ द लीडर ऑफ, और ही इज़ द फेस ऑफ आम आदमी पार्टी। ही डज नॉट, मतलब ही इज़ नॉट देयर फॉर अ लीडरशिप और समथिंग। वो हमेशा बस एक होता है ना जो टर्म चला था रिजीम चेंज, जो कि बांग्लादेश में चला, नेपाल में चला, इनके दिमाग में, इनकी फंडिंग में सब कुछ उसी से रिलेटेड है। सो वो उसका तो पैटर्न आप देख सकते हो। मैं ग्राउंड में नेपाल के एक लड़के से मिली, उस लड़के से मेरे कोई ग्रजेस नहीं है, इज़ अ वेरी स्वीट बॉय, लड़का बहुत स्वीट था। लेकिन जब मैंने उससे बात करना शुरू करी ना, मैंने उसके साथ बिल्कुल वैसे ही वाइब किया जैसे वो गाने गा रहा था, सब कुछ कर रहा था। मैंने बोला अच्छा हो कहाँ से भाई तुम? बोलता है कि मैं तो नेपाल से हूँ। मैंने बोला अरे क्या बात है, वहाँ भी सेम सीन किया? तो बोलता है हाँ मैं तो उस टाइम वहाँ भी था प्रोटेस्ट में, मैंने वहाँ भी यही करा। आई वाज लाइक क्या मतलब सोचो ना, मतलब जो आप बोल रहे हो ना कि एक जर्नलिस्ट होकर न्यूट्रली आप कैसे बातें निकलवा सकते हो। अगर मैं वो चीज़ नहीं निकलवाती, लोग सोचते कि नेपाल से लोग ही नहीं आए हुए थे, है ना। मतलब वो पता चल रहा है, वो खुद कैमरे में खुद बोल रहा है, ना मैंने उसको कोई पैसे दिया, ना मेरे पे पैसे हैं देने के लिए कि मैं किसी को बोलूँ कि भाई
मतलब वो बंदा ऑन कैमरा बोल रहा है कि मैं अगर इस जगह पे 1 महीने भी रहा और ये प्रोटेस्ट 1 महीने चला, मेरे लिए तो मज़ा है क्योंकि यहाँ पे खाना आ रहा है, यहाँ पे दवाइयाँ आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, मेरा 1 महीने का रहने का यहाँ पे निकला हुआ है। वो बंदा बस लेके आ रहा है नेपाल से यहाँ पर। बांग्लादेश वाले जो रोहिंग्या यहाँ पर हैं वो अपना NRC CA वाला गुस्सा निकालने के लिए आ रहे हैं। तो बेसिकली वो जो पीसफुल प्रोटेस्ट, नीट प्रोटेस्ट, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, उससे हटकर जो साइड में चल रहा था ना, दैट वाज डिफरेंट, दैट वाज अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो। मतलब वहाँ पे लोग दारू पी के आए हुए हैं, गांजा मार रहे हैं, सुट्टा मार रहे हैं साइड में खड़े होके, और तरह तरह की अश्लील गालियाँ और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वो ये था वो सर्कल के बाहर वाला एरिया। मतलब मान लो अगर यहाँ पे आयसा SFI के बच्चे ढपली बजा रहे हैं तो इनको सराउंड किया हुआ उन लोगों से, और बेचारे यहाँ पे जो 2 बच्चों को गलती से पोस्टर पकड़ लिया, उनको कुछ नहीं पता चे गुवेरा कौन है, उनको नहीं पता कि भाई इनकलाब जिंदाबाद, उनको भगत सिंह नहीं पता यार। तो फिर कैसे आप मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक बच्चे को आप इनकलाबी नारे उसके दिमाग में डाल के उसको सिखा रहे हो कि हमें ये करना है। इतना केओटिक प्रोटेस्ट। सो मेरे को ये पूछना है, जब यूजुअली पॉलिटिकल पीपल माइट नो कि ये जो आयसा और ये जो स्टूडेंट्स विंग है दोनों भी, इनके बारे में पॉलिटिकल लोगों को पता होगा, बट जो आम जनता है, बेसिकली हम तो मुंबई महाराष्ट्र से आते हैं, सो यहाँ के पूरे एंटायर इंडिया में ये लोगों का क्या मोटिव है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, और हर प्रोटेस्ट में कैसे पहुँच जाते हैं? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि जब नीट का प्रोटेस्ट है तो नीट के बच्चे होने चाहिए, या जो एजुकेशन से हताश है या एजुकेशन में उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है, उन्होंने वहाँ होना चाहिए। पर हमने देखा कि स्टेज से ये आयसा के लोग हमारा लिंग, हमारा वो जो भी नारा बजा रहे थे, पूरा डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश हो रही थी। डाइवर्ट नहीं, द थिंग इज कि वो रोड पे थे ही नहीं। अच्छा, वो पहले से ही डाइवर्टेड था। जब आपने शुरू में ही जय 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 भीम के नारे लगा दिए, जब आपने शुरू में ही इनकलाब जिंदाबाद, उमर खालिद के नारे लगा दिए, उसके बाद आप न्यूट्रल दिखने की ये कोशिश कर रहे हो आफ्टर 20th जुलाई, जब आपके बुलाए हुए लोग पिट गए वहाँ पे, आप उसकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ले रहे हो। तो वो शुरू से ही डाइवर्टेड। मुझे ये भी पूछना है कि व्हेन जो 19 दिन भूख हड़ताल के थे, जो आयसा के लोग बैठे थे, कैमरा में शायद लोग दिखा रहे थे, सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, वो तब लाइमलाइट में थे। बट जब 20 तारीख को जब प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उनका फास्ट टूट गया था। हाँ, फास्ट तोड़ दिया उन्होंने, बराबर टाइम पे सब तोड़ दिया उन्होंने। चलो, अभिजीत डिपके ने पूरे सेलिब्रिटी विंग्स को ट्रक पे बिठा के चल रहे थे वो, और सौरभ दास एंड रंका हैड एन एक्सक्यूज कि उनको बुलाया था गवर्नमेंट ने। विजय ददाइया वाज बिजी ईटिंग बर्गर। सो ये लोग कहाँ थे आयसा के लोग? दे माइट वुड लीड नीचे से, क्योंकि उनको तो एक्सपीरियंस है। आयसा वाला सीन इज दिस, मतलब मुझे ऑन कैमरा बोलना, मुझे कोई एतराज़ भी नहीं है बोलने से, बट जब मैं बाहर की साइड में गई थी ना, तो आई शुड नॉट टेक देयर नेम्स, क्योंकि बच्चे हैं, फिर वो मुझे टारगेट करेंगे या जो भी है। खैर, मैं अपने पर्सनल इंस्टा से तो टारगेट कर लूँगी, बट दे वर स्टैंडिंग फार अवे फ्रॉम द प्रोटेस्ट साइड। ओके। मेरे सामने कुछ ऐसे जर्नलिस्ट थे जो वेट कर रहे थे, लाठी चार्ज होगा तो हम लोग विक्टिम प्ले करने के लिए कैमरा लेके जाएंगे वहाँ पे सामने। बाहर के आउटर एरिया में सुट्टा मारे, और थोड़ी देर के बाद, बिकॉज मीडिया मूर्ख नहीं है, जो मीडिया के लोग हैं वो मूर्ख नहीं है। मतलब मुझे प्रोटेस्ट साइड से बाहर निकलकर पता चल रहा है कि ये लोग बाहर खड़े हुए हैं, जो आयसा SFI के लोग हैं। वाई आरंट दे देयर इन द प्रोटेस्ट? आगे खड़े हो ना, आप तो लीड करो। अगर आप इतने दिनों से ये ढूंढ कर रहे हो खाना ना खाने का है, और मांस जा रहा है, अभी ये फ्लैश जा रहा है, अभी हमारे अंदर से ऑयल जा रहा है, पता नहीं क्या क्या, दे वर क्रिएटिंग ऑल दिस शिट, और उसके बाद भी अगर ये बोलते हैं ना कि हमें फंडिंग कहाँ से आ रही है, हमें नहीं पता। शबाना आज़मी वॉज किसिंग वन ऑफ द प्रोटेस्टर्स, उसके ऊपर लेट के उसको किस कर रही थी। ठीक है, किसिंग इज़ नॉट बैड, मैं उस चीज़ के लिए मना नहीं कर रही हूँ, आप करो, आपको जिसको किस करना है करो, बट इफ़ शबाना आज़मी इज़ किसिंग सम पर्सन हु इज़ फ्रॉम द पॉलिटिकल ग्रुप, तो वो एक स्टोरी खुद में बन जाती है ना। ठीक है, किसी एक्चुअल स्टूडेंट के घर जाकर, जिस बंदे ने सुसाइड किया हो उसके घर में जाकर शबाना आज़मी गई, शबाना आज़मी ने खुद किसी के घर जाके बात करी, किसी स्टूडेंट से जो जिसकी डेथ हुई हो, और उसके पेरेंट्स से जाकर बात करी हो। आप इसको पॉलिटिकली अगर पूरा का पूरा सर्कल बना के देखें तो ये तो एक पैटर्न रहा है इन सारे एक्टर्स का भी, और जो लोग इस ऐसे प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, शाहीन बाग के टाइम दीपिका पादुकोण आ गई थी, खैर वो तो अपनी मूवी का प्रमोशन भी करना था उसको उस टाइम। इनको क्या मतलब है किसी के दुख से? इनको क्या मतलब है किसी नीट स्टूडेंट से या किसी भी आम आदमी से? इनको नहीं मतलब है। एक्टर्स को कोई मतलब नहीं है भाई, एक्टर्स को अपना पैसा मिलता है, दे डू एक्टिंग, दे डू देयर फिल्म्स। तो ये जो पूरा प्रोटेस्ट था, इस पे आयसा SFI और ये सारे पॉलिटिकली बैक्ड होते हैं। तो आप
मतलब एक रैंडम डे अगर आप JNU जाओगे सो आई डोंट थिंक सो आपको वो ऐसे ढपली बजाते हुए दिखेंगे, बट देयर इज़ अ सेंटर प्लेस ऑफ JNU जहाँ पर आपको निवेदिता मेनन और ऐसे जो लोग हैं स्पीच देते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। एंड उनकी हमेशा स्पीच ऐसी होती है कि भाई हम लोग तो सप्रेस हो रहे हैं, डेमोक्रेसी खतरे में है, डिक्टेटरशिप है। उनकी हर डिबेट में यही है कि डिक्टेटरशिप चल रही है और डेमोक्रेसी खतरे में है। तो बेसिकली ये है कि JNU का कल्चर ही ये है, आईएसआ SFI इन सब का ये है कि इनको चाहिए बराबरी सोसाइटी में, ठीक है। फनी थिंग इज़ दैट कि जब मैंने AISF की किसी बच्चे से बात करी, मैंने बोला आप AISF में हो, बोलती है हाँ। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने बोला ये सब कास्ट वास्ट की बातें करते हैं, आप बताओ कि रिजर्वेशन का क्या सिस्टम हाँ, होना मैं चाहिए, आपका ठीक जो है। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वो वायरल दूसरा हुआ। है, ये अच्छा, दूसरा ये जो दूसरा बताया, है, हाँ, अच्छा, हाँ। ये AISF की बड़ी अच्छी बच्ची थी, फर्स्ट ईयर। उतनी ट्रेनिंग नहीं मिली AISF से शायद उस बच्चे को अच्छा, कि वो एक्चुअली जो बोलना, मतलब जो you उनका have that मोटिव video? है, हाँ हाँ एंटायर अच्छा, वीडियो। ओके। तो उससे मैं मिली थी, मैंने बोला आप AISF से हो, हाँ बोला उसने। तो मैंने बोला कि ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है आप बताओ कि क्या सीन है, हटना चाहिए रिजर्वेशन। अब वो बच्ची तो नई नहीं है, जनरल कैटेगरी की, उसने बोला हाँ नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन सिस्टम, नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैं खुद इसके खिलाफ हूँ, मैं जनरल कैटेगरी की हूँ और जो ये सब कुछ करते हैं मुझे नहीं चाहिए। बेचारा भावना तो निकल आई उसकी। हाँ, उसकी भावना निकल आई। तो मेरे दिमाग में मुझे ये समझ में आ गया था, ये फर्स्ट ईयर की इंटर्न है AISF की और इसकी भी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, इसको लगेगा टाइम थोड़ा सा ना, एटलीस्ट 2 साल तो और लगेंगे। मतलब देयर इज़ अ एंटायर ट्रेनिंग यार, मतलब AISF SFI वाले जो लड़के होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि लड़कियों को कैसे, कितना टच करना है, कितना नहीं करना। दे नो कि कितने लिमिट में करना है। अगर एक लड़के ने मुझे गलती से ऐसे भी कर दिया ना, वो कम से कम 10 बार सॉरी बोलेगा। सो दे आर वेरी क्वाइट अवेयर कि हमें पब्लिकली कैसे रहना है लोगों के साथ, Okay. ठीक है। इट इज़ एंटायर ट्रेनिंग थिंग दैट इज़ हैपनिंग ऑन ग्राउंड। तो जो बच्चे वहाँ से AISF की ट्रेनिंग उससे निकल रहे हैं, दे मस्ट बी नोइंग कि वहाँ पे क्या चल रहा है। पर मेनली उनका एजेंडा क्या है, मतलब जो उनको सिखाते हैं, या उनका आइडिया क्या है, They have no idea. what kind of country they want? दे आर लिविंग इन अ यूटोपियन सोसाइटी। उनके लिए या तो सब कुछ पेड़ पौधा है, या फिर मतलब सब कुछ बस वही है जो उनके हाथों में है। बेसिकली या तो किताबें या पेड़ पौधे। So hypothetically we'll think ये लेफ्टिस्ट या जो कम्युनिस्ट है या ये जो इनके पॉलिटिकल है, उनको हमने मौका दे दिया है हिंदुस्तान चलाने का, दे बिकम प्राइम, वन ऑफ द पर्सन बिकम्स प्राइम मिनिस्टर, व्हाट काइंड ऑफ इंडिया दे हैव इन देयर माइंड? क्योंकि दे हैव अ काइंड ऑफ इंडिया जो कि बांग्लादेश में हुआ था। एग्जैक्टली दैट विल हैपन व्हाट हैज so they want हैपेंड। an Islamist kind of ऐसा नॉट कुछ? इस्लामिस्ट, आई डोंट थिंक एंटायरली क्योंकि इस्लामिस्ट, आधे मैं ये तो नहीं सब जो बोलूँगी। प्रोटेस्टर्स थे वो तो सब नॉर्मल हिंदू ही थे, मतलब जो प्रॉपरली नहीं, इस्लामिस्ट नहीं बोलूँगी। दे विल मेक अ क्योस इन द कंट्री, जो कि Chaos हमने in the country, हाँ, हाँ। आपको उसका छोटा एग्जाम्पल खुद प्रोटेस्ट साइट में देखने को मिल गया कि जब AISF और ऐसे लोगों के जो लीडर्स हैं वो लीड करेंगे तो वो कितना वहाँ पे रायता फैला देंगे। तो वो एक छोटा सा एग्जाम्पल तो दिख गया। मतलब मैं जिन लोगों से बात कर रही हूँ जो मुझे बोल रहे थे 20 जुलाई को कि ऋतिका मेरे सामने डंडे पड़े हैं, या ऋतिका ये हो गया, ऋतिका व्हाई डिडंट यू कवर दिस पर्सन, बिकॉज आई नो बोथ साइड ऑफ द स्टोरीज, ठीक है। मुझे पुलिस वाला एंगल भी पता है, मुझे स्टूडेंट वाला एंगल भी पता है। डेफिनेटली उस बीच बहुत कुछ गलत हुआ है। मैं ये नहीं बोल रही कि ओ सब सही है, ऐसा नहीं है यार। मतलब अगर आप यहाँ से कर रहे हो तो यहाँ से भी रिटेलिएट होगा, बोथ फेज होगा। तो शुरू जहाँ से हुआ दैट वाज बिकॉज ऑफ सम वो मिसक्रेंट्स जो बीच में आ रखे थे, वो उसकी वजह से हुआ। लेकिन बाद में जो प्रोटेस्ट की हमें वीडियोस देखने को मिली, डेफिनेटली दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। तो आप उसे देखो कि जो प्रोटेस्ट साइट में AISF, आईसा, SFI, PFI के लोग भी जो थे, PFI का बस बैनर नहीं लगा था, PFI के लोग आए हुए थे वहाँ पे, ओके, ठीक है। तो बस वो बताया नहीं गया है, होने को वो सब कुछ वहाँ पे है, अच्छा, ठीक है। तो जब चीज़ें वो सामने, अब PFI का तो नाम ही इतना ख़राब है कि वो क्यों अपना बैनर लगाएंगे, क्यों अपना स्टॉल लगा के लोगों को बुलाएंगे। तो वहाँ पे अब ये देख लो, अगर आपने इनमें से 4 लोग बैठा दिए स्टेज में जो कि बैठे थे, दे एक्चुअली क्रिएटेड अ मेस। उनका डे 1 से पूरा जो उमर खालिद के नारे लगे हैं और जहाँ से बोला गया ना कि एंटी नेशनल है, ये गड़बड़ी उन्होंने ही करी है। इस प्रोटेस्ट की ऑथेंटिसिटी ही इन लोगों ने ख़राब करी है। तो ये तो इनकी दिक्कत है ना। और कल के दिन अगर इनका ही कोई मिनिस्टर आ गया, आप देख लेना कंट्री का क्या हाल हो। मैं एक और मस्त चीज़ बताती हूँ इसमें, उमर खालिद के नारे तो लग रहे हैं, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान के भी नारे लग रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। मैं इतनी श्योरिटी दे रही हूँ कि अगर उन्हीं बच्चों के बीच में धर्मेंद्र प्रधान आकर बैठ के खुद बोलता ना धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये बच्चे पहचान ही नहीं पाते कि वो धर्मेंद्र प्रधान है।
उनको नहीं पता धर्मेंद्र प्रधान दिखता कैसा है भाई। फॉर देम इट्स जस्ट समवन जिसके लिए हम बस उतरे हैं आज मैदान पे और हमें चाहिए कि वो इस्तीफा दें। उन बच्चों के बगल में खड़े होकर अगर धर्मेंद्र प्रधान खुद आके बोलते हैं ना धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, उनको नहीं पता चलता। तो बेसिकली वो एक मतलब अनएक्सप्लोर्ड किड्स हैं जिनको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता है। पर जैसे आप बोल रहे हो अनएक्सप्लोर्ड किड्स, पर ये पूरा आज ये प्रोटेस्ट जिस तरह से सक्सेसफुल हुआ है, रिजिग्नेशन मिला है, सो ये पूरा मूवमेंट को इतना लाइमलाइट, इतना जो हाइप हुआ है वो जेनजी के वजह से हुआ है। आज आई थिंक सारे पॉलिटिकल पार्टीज भी आप देख लो, संसद में भी सब जेनजीज के फोमोज और जो नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं वो यूज़ करने लगे हैं। सो पर्टिकुलरली व्हाट यू थिंक कि जेनजी किस डायरेक्शन में जा रही है, और रियली दैट जेनजी यू सॉ इन द प्रोटेस्ट are the future of India, or they can drive India towards a brighter future? आपको लगा कि still it's just that कि Gen Z आज मतलब we are very young country, हमें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा youngest people are in India, so हमें वही सिर्फ लाइमलाइट करने के लिए हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं कि really they have that caliber to take India to a brighter future. जेनजी का वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या है कि जेनजी क्या है, जो 2000 के बाद से पैदा होंगे वो बच्चे 1997 हाँ बोलते 1997 इतने से जेनजी है, ठीक है। जेनजी जो वहाँ पे था ना वो पॉलिटिकली अनअवेयर था। तो मुझे लगता है अगर हम इंडिया की तरफ से देखें तो हमारे लिए वैसे जेनजी कुछ नहीं है। हमारी सोसाइटी में दो तरीके के लोग होंगे, जिन पे बुद्धि है और जिन पे बुद्धि नहीं है। क्योंकि जो जेनजी सड़क पे उतरा था, अगर वो 18 साल का है ना, तो हो सकता है वो जो 50 साल का भी जो अभी बुढ़ा होगा वो भी उसके जैसा दिमाग माइंडसेट रख सकता है, जो कि ऑन ग्राउंड देखने को मिला। कोई 50 साल का आदमी एकदम वैसे बिहेव कर रहा था जो 18 साल का एक मतलब शैतान बच्चा कर सकता है। तो बेसिकली जेनजी अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो एकदम वेस्टर्न वाला हो गया ना, कि जो बच्चा इतने के बाद पैदा हुआ है। लेकिन जो जेनजी जिसको मैं टर्म देना चाहूँगी, मैं भी जेनजी हूँ, आई एम ऑल्सो 1999 बॉर्न, बट आई एम अशेम्ड इफ आई कॉल माई सेल्फ अ जेनजी विद दैट जेनजी टर्म। क्यों? क्योंकि मैंने जो रियल जेनजी वो वाला देखा है जो ऑन ग्राउंड था, दैट वाज पॉलिटिकली अनअवेयर, दैट जेनजी वाज नॉट इंटरेस्टेड कि रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे जैसे जेनजीज जो एक्चुअली थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, या गलती से चलो किताब खोल के देख लेते हैं, किताब खोल के भी नहीं तो 10 वीडियो इधर उधर की देख के अपना माइंड तो बनाया ना कि क्या गलत है क्या सही है, तो एटलीस्ट वो तो जेनजी नहीं है। ठीक है, मेरे लिए जेनजी एक नेगेटिव टर्म बन चुका है मेरे लिए, और जेनजीज के लिए भी बहुत नेगेटिव बन चुका है। क्योंकि जो जेनजीज ने असल में वहाँ ग्राउंड में किया है, दैट उस सेक्शन में एक बुद्धिमान बच्चा नहीं काउंट होना चाहेगा। एक नीट स्टूडेंट को अगर अब आप जेनजी बोल दोगे ना, वो बोलेगा भाई प्लीज़ आई एम नॉट अ जेनजी, क्योंकि वो जो ग्राउंड पे था उसका और मेरा माइंडसेट में बहुत डिफरेंस है। तो जेनजी एक टर्म बस जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ था वो जेनजी प्रोटेस्ट था, नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ था वो जेनजी प्रोटेस्ट, और ये भी जेनजी बना दिया गया। ऑन ग्राउंड कोई भी जेनजी था नहीं, ठीक है, 50-60 साल के बुढ़े वहाँ पर आए हुए थे, और वो लोग थे जिनकी मानसिकता ही पूरी कम्युनिस्ट वाली थी। ठीक है, मुझे पकड़ के एक मैडम हाथ में कुछ कम्युनिस्ट पार्टी का वो पकड़ा के चली गई, और वो बहुत स्वीट थी, वो लेडी बहुत स्वीट थी। इनका बहुत अच्छा पैटर्न है, दैट इज़ टू बी स्वीट। ठीक है, तो मतलब डेफिनेटली मुझे भी अच्छा लगा, और मैं इतनी गारंटी दे रही हूँ कि अगर मैं पॉलिटिकली अनअवेयर होती, मैं अभी खुद कम्युनिस्ट उसमें होती डेफिनेटली। तो पॉलिटिकली भी और लॉजिकली भी। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो लॉजिक आता है, कम्युनिस्ट पे लॉजिक नहीं होता, दे आर वेरी इलॉजिकल। ये मैं साफ बोलती हूँ, और मैं शायद बहुत सालों से बोलती भी आ रही हूँ और आगे भी यही बोलूँगी, क्योंकि उनकी जो मैनिफेस्टो के हिसाब से वो चलते हैं ना, दैट इज़ ऑल बुलशिट। क्योंकि आप मार्क्सिज्म के लिए यार कैसी सोसाइटी में आप जी रहे हो, जहाँ पे कैपिटलिज्म भी है, जहाँ पे आपका समाजवाद भी है, सबको साथ लेके चलता है, बहुत मिक्स्ड एक वो सिस्टम है यहाँ पे। आप बस एक ही चीज़ बोलो कि समाजवाद आए, इक्वालिटी आए, गरीब और अमीर रहे ही ना, जो गरीब है वो मेहनत ही ना करे। अगर कोई इंसान अमीर बना तो मेहनत करके ही तो बना होगा ना, या कैसे बना होगा, तो वो चीज़ इनके दिमाग में है नहीं। फॉर देम द सोसाइटी इज़ वेरी फ्लारी वर्ड, की अगर है तो भाई पेड़ पौधे ही हैं, या फिर हम जो किताब पढ़ रहे हैं जिसमें हम मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, बस वही है। आप दूसरी किताबें भी पढ़ो ना, आप तो दूसरे लीडर्स को कोट ही नहीं कर पाते हो, आपके दिमाग में सिर्फ कुछ कम्युनिस्ट लीडर्स ही हैं जिनके बारे में आपको पता है। तो ये चीज़ें मतलब दैट इज़ अ थिंग हाउ दे
कॉल द जेनजी विद देम, ठीक है। अब वो जेनजी जो आज कम्युनिस्ट एक बच्चा, जेनजी कम्युनिस्ट बच्चा जो आज सोच रहा है ना, वही जेनजी बुढ़ा जो 60 साल का है वो भी वही सोच रहा है, जो खुद को जेनजी बोल रहा है। तो मैं तो वही बोल रही थी, मैंने एक वीडियो बनाई थी जो सबसे पहला मेरा मीडिया एक्सपेरिमेंट था सीजेबी प्रोटेस्ट का। उसमें मैंने स्पेशली बोला था कि इस जंतर मंतर के जादू तंत्र में कुछ तो ऐसा था कि एक 60 साल का बुढ़ा भी अपने आप को जेनजी बोल रहा था। अच्छा, ठीक है, तो बेसिकली जेनजी एक ऐसा टर्म बन गया है कि हमें प्रोटेस्ट करना है। भाई मतलब तुम लोगों ने मतलब एकदम बेड़ा गर्क कर दिया सो सोसाइटी यू का। फील कि ये कमिंग जनरेशन है इनको बहुत इजीली ब्रेन वॉश किया जा सकता है? देखो मतलब ब्रेन वॉश पता है किसी भी ऐसे इंसान को किया जा सकता है जो अनअवेयर है। बिकॉज वाई आई एम सेइंग इज ना कि आजकल इंफॉर्मेशन इतनी इजीली अवेलेबल हो गई है, नो वन वांट्स टू रीड बुक्स आर्टिकल्स या उसके डेप्थ पे जाना नहीं चाहते। वी आर सो इम्पेशेंट राइट इसमें नाउ। मैं ये चीज़ बोलूँगी, जो हम बोलते हैं ना कि लेफ्टिस्ट वाले बड़े पढ़े लिखे होते हैं या फिर पढ़ते सब हैं, ठीक है, सब पढ़ाई करते हैं एंड दे हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ कम्युनिस्ट बुक्स। और मेरे घर में खुद इतनी बुक्स है जो सारे कम्युनिस्ट ऑथर्स की हैं, चारू मजूमदार से लेके सबकी मेरे घर में बुक्स हैं। तो आई डू रीड दोज बुक्स एंड दैट्स हाउ आई कैन क्लासीफाई कि मुझे क्या चीज़ सही लग रही है, क्या चीज़ गलत लग रही है। अब जो बच्चा पढ़ता नहीं है बुक, ठीक है, जिसको एक ही पॉलिटिकल लीडर पता है दैट इज़ मोदी, तो उसको भड़काना बहुत आसान है, दैट यू कैन बी एंटी मोदी, ठीक है। वो उसके रूट में नहीं जाएगा, रूट कॉज में नहीं जाएगा कि हम क्यों हैं एंटी मोदी। हम लोग इसीलिए एंटी मोदी है क्योंकि समाज में डिवीजन हो रखा है, समाज में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो अब हम मोदी के अगेंस्ट जाएंगे। तो ऐसे ही भड़काया जा रहा है जेनजीज को, उनको कुछ नहीं पता। नेपाल में जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, जिन लोगों ने आग लगाई है, उनको ये नहीं पता कि हम क्यों आग लगा रहे हैं। उनके बस अंदर एक चीज़ थी कि हम मतलब जो यहाँ का पीएम है हम उसके अगेंस्ट है, बस हम करप्शन के अगेंस्ट है। हर इंसान से जिससे भी बात करोगे नेपाल के कि क्यों सत्ता पलट हुई, क्योंकि वहाँ पे करप्शन था जी। तो ये कुछ चीज़ें जिससे आप जनता को भड़का देते हो और वो ऑथेंटिक लगता है प्रोटेस्ट। सो मुझे ये जानना है, टुडेज जेन ज़ी इफ़ यू वांट टू टेल देम कि दिस टू बिग कम्युनिटीज़ आई वुड से, जहाँ पे जो स्टेट से हम देख रहे थे आरएसएस मुर्दाबाद, ये बहुत बोला जा रहा था। तो आरएसएस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट राइट विंग कम्युनिटी इन द कंट्री राइट नाउ, और ये लेफ्टिस्ट जो है, इन दोनों में इफ़ यू वांट टू टेल जेन ज़ी इन अ वेरी शॉर्टर वे कि क्या दोनों में डिफरेंस है, सो यू कैन एक्सप्लेन देम हाउ व्हाट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। या देखो, मैं डिफरेंस बताने के लिए नहीं वो करूँगी, ठीक है, बिकॉज एक बार आप खुद पढ़ो व्हाट इज़ आरएसएस, व्हाट इज़ द लेफ्ट, दीज कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडाज और एनीथिंग। बट मैं पर्सनली मैं ये बिलीव नहीं करती हूँ कि किसी कॉलेज में छात्र पॉलिटिक्स होनी चाहिए, ठीक है। आई डू नॉट सपोर्ट दैट इन एनी वे। मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आती क्योंकि आप बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हो, आप उनका फ्यूचर खतरे में डालते हो। क्योंकि जो बच्चे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, दे डोंट गो टू जॉब्स, दे ऑल आर नल्लाज एंड दे आर बेरोजगार्स। तो उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट था, ठीक है, दे आर गुड इन स्टडीज़, दे आर गुड एट एवरीथिंग। लेकिन वो 30 साल के होके पीएचडी का स्कॉलर होके हंगर स्ट्राइक कर रहा है, ढफली बजा रहा है, मतलब दैट मेक्स नो सेंस। आपकी पीएचडी तो 3 साल पहले ख़त्म हो चुकी है, अब क्या कर रहे हो आप? मतलब आप बैठ के बस हंगर स्ट्राइक और डफली बजाओगे। इंस्टेड जो एक्चुअली नीट स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी लाइफ में तो खूब तरक्की कर गए हैं। और कल के दिन अगर कोई गलती से डॉक्टर अमीर बन जाएगा तो उसको भी अटैक करेंगे कि भाई हमारी तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, तुम कैसे अमीर हो गए, नीचे आओ, तुम तो ऐसा कर ही नहीं सकते हो। हायरार्की की दिक्कत है इनके साथ, मतलब दे वांट वेरी इक्वल सोसाइटी की पुलिस में डीएसपी क्यों होगा, एसीपी क्यों होगा, ये सब नहीं होगा, सब एक ही पुलिस है। बेसिकली दे डोंट वांट हायरार्की, सब एकदम इक्वल, सब कुछ इक्वल। एग्जैक्टली, ओके, दे आर मेंटली गॉन केस। मतलब नो ऑर्गेनाइजेशन और नो कंपनी और जो भी बोलो वो नहीं चल सकती बिना विदाउट हायरार्की, क्योंकि वो तो होगा ही। एग्जैक्टली, everyone who is below who will always work hard to reach to that level, तो वो तो होगा ही। सो आपका एक इंटरव्यू था जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, दैट वाज यू आर आस्किंग अबाउट कास्टिज्म कि जातिवाद को हटाना कैसे है, मतलब यू आर आस्किंग देम। तो उसमें ब्राह्मणवाद का एक मुद्दा उठा था, वो इतना वायरल हुआ है, मतलब यू हैव बिकम सेंसेशन इन दैट जर्नलिज्म का पूरा कि वो एक वीडियो में आपको मतलब इस तरह से पोर्ट्रे किया गया कि आप गोदी मीडिया, और आपने पलट के जवाब भी दिया है। सो व्हाट वाज द एग्जैक्ट इंसिडेंट, कि आप क्या उनसे पूछना चाहते थे या क्या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था वो, एंड व्हाई दे गॉट सो इंस्टिगेटेड?
तो ये प्रोटेस्ट साइड के ना, इस साइड को AISF और आयसा के लोग बैठे हुए थे, और 20 जुलाई को एक्चुअली बहुत लोग आए थे। मतलब जो लोग बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे जन सैलाब आया था, आया था उस दिन। मतलब इतने लोग आप किसी प्रोटेस्ट में बुला ही नहीं सकते, इतना बड़ा क्राउड आया था कि मतलब आप चलने की जगह नहीं हो रही है। एक बार अगर आप बाहर निकल गए तो वापस आपको पूरा घूम के ही आना पड़ेगा, ऐसा हाल था वहाँ पे। तो उसी टाइम में एक कोना था जहाँ पे भिक्षु भी बैठे थे, बौद्ध भिक्षु बैठे हुए थे। कोई कन्नौज से आया हुआ था, तो कहीं कहीं से आया हुआ था। तो मैं एक अम्मा पे गई, उन्होंने बाल वाल सब हटवाए थे, तो बुद्ध वाला उन्होंने कपड़े पहने थे। तो मैंने बोला, अम्मा आप किस चीज़ के लिए आए हो, कौन से नीट स्टूडेंट के लिए आए हो आप? ठीक है, होती है, मैं तो जातिवाद हटवाने के लिए आई हूँ। मैंने बोला यार क्या मतलब, आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि मैं जेन्युइनली वहाँ पे स्टूडेंट्स ले गई थी। मैं किसी ये जातिवाद का जो झमेला है ना, वो उसके लिए नहीं गई थी। क्योंकि मैंने जो ये जातिवाद और ब्राह्मणवाद है ना, मैंने वो यहाँ आके सुना है। मैंने ब्राह्मणवाद के नारे ही JNU से सुने हैं। मेरे कॉलेज में कभी ब्राह्मणवाद की दिक्कत नहीं आई, मेरे स्कूल में ब्राह्मणवाद की दिक्कत नहीं आई। मेरे दोस्तों की जाति नहीं पता यार मुझे आज तक, सबसे बड़ी बात यह है। ना मेरी हिम्मत हुई कभी उनसे पूछने के लिए। मैं जब JNU में आ रही हूँ, मैं यहाँ पे सुन रही हूँ कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। आई वॉज लाइक मेरी क्या गलती है भाई? मतलब मुझे बताओ, मैं गलत जगह पैदा हो गई हूँ क्या? मैं गलत घर में पैदा हो गई हूँ क्या, या हम इतना आपको दबा रहे हैं? एंड आई वॉज टोटली देयर कि यार मतलब आप, एक्सक्यूज मी, आई वॉज लाइक कि आंटी जातिवाद का मतलब क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ, प्लीज टेल मी कि ऐसा क्या हो गया आपके साथ जो आप जाति, नहीं जातिवाद है तो हम उसके लिए, हमारी मांग ये है। और उतनी देर में फिर 3-4 लोग मुझे घेर के खड़े हो गए। मुझे लगा कि यार ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है और इस पर बात करना इज़ अ गुड थिंग, बट लोग ना थोप रहे थे कि ये होता है वो होता है। एंड गांव में पता है क्या होता है कि अगर कोई दलित है और वो किसी ब्राह्मण के साथ शादी कर लेगा ना, ब्राह्मण कूटेगा, दलित भी अपने घर में कूटेगा। तो ये जो जातिवाद है ना, गांव में हमें देखने को आज भी मिलता है। मैं डिनाई नहीं करती कि यार ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो जो माइंडसेट है वो हम देखते हैं सोसाइटी में, अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो मैंने इन आंटी से बात की, उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे गई तो ये बच्चे मिल गए मुझे जो जय भीम का पटका पहने हुए थे, और SFI वाली थी दूसरी बच्ची। फिर मैंने एक्चुअली उनसे टॉपिक पे बात की कि आपने ये जो गमछा पहना हुआ है इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। तो उसने खुद से शुरू करा कि देखिए सोसाइटी में ना जातिवाद होता है, हमें जातिवाद हटाना है, हमें जातिवाद हटाना है। तो मैंने बोला यार वहाँ पे चलो जो बुढ़ी आंटी है उनका बोलना बनता है, उनके साथ शायद कुछ ऐसा हो गया होगा। फिर मैंने अपनी एज, वो मेरी एज के ही हैं बच्चे जो भी हैं, तो मैंने सोचा यार कि इनके दिमाग में जातिवाद का यार बीज किसने बो दिया? मेरे दिमाग में आज तक मेरे घर वालों ने जातिवाद का बीज नहीं बोया। मैंने कभी किसी का खाना खाने से पहले 20 बार नहीं सोचा। और मेरे साथ यार मैं गांव जाके बैठी हूँ सबके साथ, कभी मैंने वहाँ पे भी जातिवाद का मैटर नहीं सुना। तो ऐसा क्या है कि एक फर्स्ट ईयर का बच्चा बोल रहा है जातिवाद है? JNU में जाकर आप ये सुनोगे कि बच्चों के दिमाग में ये डाला जाता है कि हमें पेट्रियार्की, ये जो ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की है इसको हटाना है। यार पहले तो मुझे ना ये JNU से लाकर वो ब्राह्मणिकल जो पेट्रियार्क्स हैं उनको लाकर खड़ा करो, उनको तो पहले हम ही डांटेंगे कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है। इनके दिमाग में ये चीज़ डाल दी गई है कि कोई ऐसी हायरार्की है हमारी जातिवाद वाला कि हमें तो भाई ब्राह्मण्स को पकड़ के टारगेट करना है। मैं आज तक कभी टारगेट नहीं हुआ अपनी जाति की वजह से। लेकिन जब मैं यहाँ पे मैंने सुना कि वो बच्ची बोल रही है कि यार ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, तो मैं भी पूछूंगी क्यूरियोसिटी से, भाई क्या दिक्कत है, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद क्यों भाई, मुझे भी बता दो। तो फिर वो बताने लगी जो था। तो मैंने बोला यार अगर ब्राह्मणवाद हटाने की बात हो रही है तो भाई रिजर्वेशन भी हटाओ ना, मतलब वाई इज देयर, मतलब ये जो करते हैं ना आजकल बच्चे जेनजी, ये उसी के लिए इस तराजू है। मतलब अगर ब्राह्मणवाद हटाना है तो भाई रिजर्वेशन, फिर आएगी ना इक्वालिटी। वो ट्रिगर हो गई। उसने ऐसे देखा, उसने बोला आप गोदी मीडिया। मैंने बोला इधर आओ बहन, क्यों हूँ मैं गोदी मीडिया? मैंने अगर तुमसे सवाल पूछा तो मैं गोदी मीडिया हो गई। और अगर मैं अभी आपसे बोलती हाँ यार ब्राह्मणवाद तो बढ़िया, हाँ हटाना चाहिए, मैं खुद चाहती हूँ ब्राह्मणवाद हटे, तब मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ। मतलब मैं जब तक आपसे अग्री कर रही हूँ तब तक मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ, और जैसे ही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो मैं गोदी मीडिया हो गई। तो ये बेचारे मतलब सीधे बच्चे, अगर वो बच्चे ये वीडियो देखे, पहले तो मतलब आप लोग फेमस हो गए तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन यार ये जो सोसाइटी को डिवाइड किया जा रहा है ना कॉलेजेस में वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ अगर कॉलेज से निकलेगी तो यार आप बाहर जाके 10 लोगों को वही सिखाएंगे, है ना। तो
ये चीज़ें तो आपके इंस्टीट्यूशन से खराबी ला रहा है जो School आपके and colleges should be the foundation of anything you're Exactly. doing, and this, right. मतलब आई एम सो पिस्ड विद दिस थिंग कि अगर मैं पर्सनली प्रोफेसर बनूंगी आई विल नेवर सपोर्ट दिस। आई विल से यार पढ़ाई करो, मार्क्स लाओ, कुछ बनो लाइफ में, आगे जाओ, ठीक है। आपको लगता है आपके गांव में किसी के साथ बुरा हो गया है, किसी ब्राह्मण के साथ बुरा हुआ है, किसी दूसरी जाति के साथ बुरा हुआ, आप आवाज़ बनो। लेकिन आप तो कॉमनलाइज कर रहे हो ना हर चीज़ को बुला के कि भाई ब्राह्मण होते ही गलत है। तो ये चीज़ सोचने वाली बात है। और एक वो नॉर्मल बच्चा बोल रहा है, मतलब उसको कुछ नहीं पता, वो एक दिन बोल रहा है ब्राह्मणवाद हटाओ, दूसरे दिन डबली बजा के बोल रहा है बाल नरेंद्र बाल नरेंद्र। मतलब क्या चल रहा है वहाँ पे प्रोटेस्ट साइड? तो मेरे को ये पूछना है, व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट कि कास्ट इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जातिवाद हटाओ बात कर रहे हैं, तो हम किसी एक पर्टिकुलर कास्ट का नाम लेके हाउ विल रिमूव दिस कास्टिज्म, मतलब ये वाद, कास्ट जातिवाद कैसे हटाएंगे? मेरे मन में ये सवाल आता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी वी नीड टू फिनिश ऑफ एवरी पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट द कास्ट। आई थिंक कास्टिज्म ना, जो इनके लीडर्स हैं जो कास्टिज्म का गेम खेलते हैं, अगर चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पे बैठ के कास्टिज्म करते हैं, ही शुड एक्चुअली एजुकेट द पीपल जो उसको सपोर्ट करते हैं कि असल में नहीं ऐसा। लेकिन ये लोग भड़काते हैं अपने अंडर लोगों को, ठीक है। ये लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मैं पर्सनली वो चीज़ बोल, मतलब आप बैलेंस तो क्रिएट करो ना सोसाइटी में, आप एकदम पोलराइज कर रहे हो कैसा, ये बोल के कि भाई देखो ये हमारे अगेंस्ट हैं। तो जो इनके लीडर्स हैं, जब लीडर्स ही ऐसे होंगे जो भड़काऊ बयान देंगे तो फिर कहाँ से चलेगा? तो कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे दलित्स हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में जाके बसे हैं, जिनका अच्छा खासा इकोनॉमिक एक वो हो गया है, मतलब दे आर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग। वो खुद मुझसे बोल रहे हैं कि यार हमें नहीं चाहिए रिजर्वेशन, अब आप ऐसा करो कि जो लोग एक्चुअली डिज़र्व करते हैं आप उनको दे दो, मुझे नहीं चाहिए रिजर्वेशन। एंड दिस इज़ सच अ गुड थिंग। मतलब वो खुद कॉल करके उन्होंने बोला यार कि हम लोग दलित्स हैं एंड वी डोंट वांट कास्ट सिस्टम, ऐसे तो नहीं चाहिए। एंड मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि कुछ कुछ जगहों पे होता होगा जाति की वजह से विवाद तो यार लड़का लड़की होने में भी होता है, विवाद ब्राह्मण वो होने में भी होता है, विवाद घरों में हो जाता है, सेम कास्ट के लोगों में विवाद होता है। तो विवाद तो इंसानों में होता है ना। आप यहाँ पर सो ट्रू, तो यहाँ पे आप ज़बरदस्ती उसकी जाति घुसा दे रहे हो या फिर आइडेंटिटी घुसा रहे हो, वो एक गलत चीज़ है। यहाँ पे इंसानों की भी तो गलती है ना। यहाँ पर आप अलग अलग किस्म का ज्ञान दे रहे हो। आप ये देखो कि लड़ाई तो किसी पे भी हो जाती है। अभी ऑटो वाला एक दूसरे को ठोक देंगे तो क्या वो पहले जाति को अटैक करेंगे? वो तो वही मानना है, व्हेन यू मतलब झगड़े इंसानों में होते हैं। ये जाति, ये टॉपिक को अभी और ये जनरेशन में भी हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। एंड आई एम वरीड अबाउट कि वेयर आर कंट्रीज गोइंग, कि ये कास्ट सिस्टम और ये कास्ट की बातें आज भी चल रही है। दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी डेंजरस फॉर द कमिंग टाइम। क्योंकि हम जब बात करते हैं विश्व गुरु की, हम जब बात करते हैं दुनिया में हमारा नाम हो, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमने रॉकेट अभी उड़ा दिया है, प्राइवेट सेक्टर ने उड़ाया है, हमारी आर्मी स्ट्रांग हो रही है, ये सारी बातें जब होती है तो अच्छा लगता है। बट व्हेन वी आर स्टिल प्रॉब्लम्स के बारे में बात होनी चाहिए, पर ये प्रॉब्लम नहीं है, ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम बनाया जा रहा है। एग्जैक्टली मतलब मेरे दिमाग में कौन कोई ब्राह्मणवाद के ये बीज कौन बोके जाएगा? मुझे लगता है जब मेरे अगल बगल के लोग बोलेंगे कि ब्राह्मणवाद जिम्मेदार है, ब्राह्मणवाद, यार इतने बड़े हो गए हम, आज तक मुझे कभी ऐसा आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं हुआ यार कि हम लोग ये हैं, ठीक है। और ऐसा भी कोई महल तो है नहीं हमारा कि मतलब कि आप हमें ऐसे टारगेट करो कि आप तो भाई बेनिफिशरी हो या कुछ ऐसे हो। तो वो चीज़ें एक डिफरेंस, मतलब आई एम सरप्राइज्ड कि ये लोग कभी तारीफ नहीं करते हैं। जो आपने बोला ना चंद्रयान ये सब हो जाएगा, तो भाई उसकी तारीफ नहीं करते हो। या तो आप अगर बैलेंस क्रिएट करना चाहते हो, यू अप्रिशिएट द विजन एंड एवरीथिंग। रिसेंट मैं स्काई रूट वाला जो हुआ था, स्काई रूट में रिसेंटली बता, सोनम वांगचुक इनके जो फ्लैगशिप थे, पर्सन थे, उसमें उन्होंने वो जो वंदे भारत की तारीफ कर दी, उन्होंने वो जो चिनाब रेल बनाया है उसकी तारीफ कर दी, तो उन पे भी अटैक किया जा रहा है। उनको बोला गया कि भाई ये तो आरएसएस का हो गया है, ये तो ऐसा हो गया है कि अगर उससे डेवलपमेंट के लिए कुछ अच्छा बोल दिया तो। ही केम एंड क्लैरिफाइड कि मैं कुछ हिंदुस्तान के बारे में अच्छा बताओ, मेरे रेल के बारे में, मेरे इसरो के बारे में अच्छा बताओ, तो मैं गलत हो गया। सी गलत, ही वाज सो करेक्ट इन दैट कि गलत हो रहा है तो बोलो, पर सही हो रहा है वो भी तो बोलना जरूरी है ना। एग्जैक्टली। तो उस चीज़ के लिए बहुत गलत टारगेट बना दिया जाता है। अगर ये लोग ब्राह्मणवाद को ऊपर से बोल रहे हैं ना, तो यही क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। जो डिवाइड है
जो अर्बन नक्सल टैग दिया गया है ना, मतलब मैं कोई गलत टैगिंग नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि उन पे लॉजिक कम है। मतलब जो IQ है ना कंपैरेटिवली एक्चुअली कम है। मतलब सोनम वांगचुक ने तो प्रूव कर दिया कि उन पे थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन जो इनके सपोर्टर्स थे ना, जो इनको चढ़ा रहे थे, दे आर लाइक दे आर ब्लंडर, उन पे बुद्धि नहीं है। सो व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट रिजर्वेशन, अभी आपने देखा CJP जिस तरह से 22 मिलियन, रिजर्वेशन की भी एक अलग पार्टी हो गई, रिजर्वेशन हटाओ, जिन्होंने 6 मिलियन के ऊपर फॉलोअर्स गेन कर लिए। एंड यू ऑल्सो हैड एन इंटरव्यू विद वन ऑफ द नीट एस्पिरेंट जो इस रिजर्वेशन की चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, मतलब ही हैज़ फेस्ड दैट प्रॉब्लम, सो ही इज़ कमिंग अप विद द रिफॉर्म पार्ट। सो ये जो रिजर्वेशन की वहाँ पे भी आपने बात की, तो वो लोग को इक्वालिटी जब बात करते हैं, पर उनको रिजर्वेशन में इक्वालिटी नहीं चाहिए। सो ये रिजर्वेशन जो हटाओ आंदोलन है, ये आपको लगता है इंडिया में सच में, मतलब पहले तो प्रॉब्लम बताओ कि रिजर्वेशन से क्या प्रॉब्लम हो रही है? रिजर्वेशन हटाओ कैन नॉट बी द सोल्यूशन, ठीक है। रिजर्वेशन एंटायरली हटाना, मैं बोल रही हूँ ना कि हाँ, आज भी कुछ कुछ ऐसी जगह हैं, ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पर सुविधाएं नहीं पहुँची हैं, जहाँ पर लोग भले ही किसी भी जाति के हों, उन पे सुविधाएं नहीं आज भी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ से बच्चों को शायद आज भी फ़ोन अफोर्ड करना एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, शायद उन पे टच फोन्स भी नहीं पहुँचे होंगे। तो रिजर्वेशन एकदम हटाना वोंट बी द सोल्यूशन, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर इस जाति का इंसान है, इंसान है, उस तक वो चीज़ें नहीं पहुंच रही है, वो बंदा रिजर्वेशन डिजर्व करता है, ठीक है, उसके लिए होना चाहिए। और जो इकोनॉमिकली वेल टू डू हो चुके हैं, दे डोंट डिजर्व रिजर्वेशन, ठीक है। आपकी मतलब जनरेशन खाई जा रही है यार वहाँ पर बैठ के। तो ये सारी जो लूप होल्स हैं, और सबसे बड़ा लूप होल ये है कि भाई मेडिकल और इंजीनियरिंग से, इन दो फील्ड से तो रिजर्वेशन हटना चाहिए, स्पेशली मेडिकल फील्ड। या तो आप उसमें बहुत कम परसेंटेज रखिए रिजर्वेशन का, लेकिन यार मेडिकल फील्ड जहाँ पर एक इंसान की लाइफ को खतरा हो सकता है, एक ऐसे इंसान से जो रिजर्वेशन लेके आगे आया है, और वहीं जो बेचारा मेहनत करके साइड में निकल रहा हो, वो डॉक्टर ही नहीं बन पा रहा है। मतलब वो हट के वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट बनेगा, या कोई छोटा मोटा कोई क्लिनिक खोलेगा, ऐसा डॉक्टर बनेगा यार जो एक्चुअली डिजर्व करता था। तो ये वाली एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इस पे तर्क क्या करते हैं लोग, अभी बहुत उस पर भी अगेंस्ट क्या बोल रहे हैं कि ये जो रिजर्वेशन पार्ट है सिर्फ मेडिकल कॉलेज के दरवाजे तक आपको पहुंचाता है, अंदर तो सारे जो एकेडमिक्स है, सारे जो मेडिकल काउंसलिंग्स जो होते हैं, वो सब उनको भी फेस करना पड़ता है, तब जाके वो डॉक्टर बनते हैं। सो उनका कहना है कि यार ये दरवाजे तक लाना इनको, जो पिछड़े हैं, जिनको फर्स्ट जनरेशन ऑफ एजुकेशन मिल रहा है, तो इनको दरवाजे तक लाना, तो दिस इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेशन, उनको वो सुविधा ही नहीं मिली इसलिए उनको दरवाजे तक लाया जा रहा है। जो पर ये जो बोल रहे हैं यूजुअली कि किसी मतलब मेडिकल फील्ड में अगर इनको हमने रिजर्वेशन के थ्रू आने दिया तो वो लोग बराबर ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट यू वांट टू से ऑन दैट? यार देखो, अगर मैं नीट एस्पिरेंट होती, ठीक है, भले ही मैं रिजर्वेशन पाने वाली होती या ना पाने वाली होती, पहले तो मैं उतनी पढ़ाई करती कि हाँ भाई एक इक्वली ही जाए। जब बच्चा 12th क्लास से इक्वली पढ़ के निकला है, उसके बाद ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों, ठीक है। जो बच्चा जनरल कैटेगरी का निकला, उसको 12th के बाद पता चल रहा है यार कि मुझे तो भाई मतलब उस पर 1 मिनट नहीं होगा सोने के लिए। इंस्टेड जो बच्चे को रिजर्वेशन मिल रहा है वो होगा कि चलो ठीक है, इतने मार्क्स आ गए तो मैं कर सकता हूँ। वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। रिजर्वेशन मेडिकल स्टडीज से हटना ही चाहिए। अदरवाइज जो टीचिंग वाला है, जो साइड जॉब्स हैं, ठीक है, टीचिंग हैज़ बिकम अ साइड जॉब ऑफ पीपल। तो ये सारी चीज़ों में आप बाद में काम कर सकते हो, बट अगर सबसे बड़ी चीज़ है रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स लाना, ठीक है, और इसके साथ एजुकेशन सेक्टर्स में भी रिफॉर्म लाना। IAS है यार, जो IAS इतने सारे हैं, मतलब आप ये मान लो जिसपे पैसा होगा बहुत ज़्यादा, जिसपे सारी फैसिलिटीज़ होंगी, और वो ST SC का कोटा लगा रहा है। वहीं एक ST SC का कोटा वाला ऐसा बच्चे जिसपे नहीं है फैसिलिटीज़, कौन निकालेगा? जिसपे फैसिलिटीज़ होंगी तो वहाँ भी तो, जिसपे नहीं है फैसिलिटीज़ वहाँ पे भी तो वो दब रहा है ना यार। जो ST SC जिसपे फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे वो दब रहा है, वहाँ पे वो आगे जा रहा है जो जिसपे फैसिलिटीज है, जिसपे पैसा है, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्यूशंस ला सकता है। तो वहाँ पे भी तो एक डिस्क्रिमिनेशन हो ही रहा है ना सोसाइटी के साथ। उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। यूजुअली क्या होता है, मुझे व्हाट आई फील व्हाट रिफॉर्म शुड बी डन, जो क्रीमी लेयर की बात हो रही है SC ST में, जिन्होंने ऑलरेडी ले रखा है, मतलब जिन्होंने उसका फ़ायदा ले रखा है, तो उनको वापस नहीं मिलना चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग ना, व्हाट आई पर्सनली फील, द पीपल हु आर गेटिंग दिस रिजर्वेशन ना एंड दे आर लीविंग द कंट्री, बिकॉज मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड सर्कल है, फैमिलीज़ में है, द पीपल आर टेकिंग रिजर्वेशंस एंड देन दे आर फ्लाइंग आउट ऑफ द कंट्री। सो बेसिकली दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स मनी
कि उनको वो सारे सुख सुविधाएं लेके जा रहे हैं और फिर वो देश के लिए भी काम नहीं कर रहे, वो देश के बाहर जाके अपना जीवन बना रहे हैं। एग्जैक्टली। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग रॉन्ग कि आपको देश में इतना साल तो काम करना पड़ेगा एंड ऑल, ऐसे सारे रूल्स रिफॉर्म्स लाने चाहिए। पर जिस तरह से हटाओ आंदोलन चल रहा है, ये हटाओ आंदोलन, यू थिंक एनी पॉलिटिकल पार्टी इज़ गोइंग टू पुट हैंड्स इन इट? बिकॉज क्या होता है हिस्टोरिकली, आप देखो कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब लड़ रहे थे, वो पहले मुगल से नहीं तो पहले हिंदुस्तान के राजाओं से ही लड़ रहे थे, तब जाके फिर धीरे धीरे मुगल्स तक वो पहुंच पाए। तो ऑलरेडी हिंदू पीपल आर सो मच डिवाइड। आप देखो तीन फ्रंट बन गए, कास्ट हटाओ, रिजर्वेशन रिफॉर्म। सो यू थिंक हुएवर इज लीडिंग दिस, और यू कैन गिव देम सम टिप्स कि हुएवर इज लीडिंग दिस रिजर्वेशन का पार्ट, हाउ दे कैन कम टुगेदर? आई थिंक ये जो पेज है इसमें जेन्युइनली वो लोग जुड़े हैं जिनको रिजर्वेशन में रिफॉर्म चाहिए, है ना, तो एटलीस्ट दे हैव दैट ऑडियंस। और रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स लाने हैं, इसकी मांग तो जो हर्ष है जिससे मेरी बात हुई थी वो बोल रहा था, मैंने 2024 में भी इस चीज़ की मांग रखी थी कि रिजर्वेशन हटाओ या फिर कोई चेंज लाओ, जब तब भी कोई नहीं खड़ा हुआ उसके साथ। और अब भी ऐसा है दैट आपको एक्चुअली इन लोगों को ऑडियंस मिल रही है। मतलब मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड से लोग बोल रहे हैं रितिका आप शुरू करो, हम आपके साथ हैं। मैंने पर्सनली बोला कि मैं मीडिया वाली हूँ, आई विल कवर दिस एंटायर आंदोलन, है ना, बट आई कांट बी द प्रोटेस्टर, क्योंकि फिर आपको मीडिया कवर कौन करने आएगा? वो मीडिया तो कवर नहीं करने आने वाली जो सीजेपी में थी, ठीक है। तो एटलीस्ट हम दोनों चीज़ें, अगर आप हमें निष्पक्ष मानते हैं, हमें न्यूट्रल मानते हैं, तो भाई मैं वो भी दिखाऊंगी। मैंने अगर सीजेपी दिखाया तो मैं ये आंदोलन भी दिखाऊंगी, रिजर्वेशन हटाओ वाला। इसमें बस ये एक चीज़ है कि मैंने एक्चुअली ये चीज़ें रखी हुई, जो ये पेज के एडमिन्स हैं जो भी चला रहे थे, तो मैंने बोला भी कि इसमें या तो आप दलित फेस रखिए, है ना, जैसे कि सीजेपी ने करने की कोशिश करी है, या फिर आप इसमें विमेन को रखिए, और आउट ऑफ ऑल ऑफ दैट आप उसमें स्टूडेंट को रखिए जो एक्चुअली इस चीज़ को फेस कर रहा है। क्योंकि सीजेपी ने अपनी क्रेडिबिलिटी वहीं पर खोई है जहाँ पर उसने पॉलिटिशियन स्टेज पर बुला दिए थे, इसलिए जाकर लोग बोल रहे हैं कि भाई दीपिका कांट बी द फेस, क्योंकि उन्होंने तो ऑडियंस की पूरे इमोशंस के साथ खेला है, मतलब खिलवाड़ किया। आप यहाँ पे बोल रहे हो कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, सारे पॉलिटिशियंस आ रहे हैं आपके स्टेज पे, तो ये मूवमेंट है या तो भाई ये जन का एक आंदोलन हो, ठीक है, ये खुद जनता चलाए, लेकिन फिर वही सारी चीज़ आ जाती है कि आपको लीडरशिप चाहिए, फिर क्या सरकार आपके साथ आएगी? क्या एक्चुअली वो जय भीम वाले लोग आएंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लेकर चल रहे थे और इक्वालिटी की मांग कर रहे थे? पहले तो वो लोग आए ना ऑन ग्राउंड, चंद्रशेखर आज़ाद आए जिन्होंने पूरा ये प्रोटेस्ट लीड करा है दीपिका के साथ साथ, वो आएंगे क्या इस चीज़ पे? सबसे बड़ा तो क्वेश्चन वही है जो इक्वालिटी की बात करते हैं। क्या आप उस कैटेगरी के लिए भी इक्वालिटी चाहते हैं जो एक्चुअली इतने सालों से, मतलब इतनी मेहनत करके भी वो 1-2 मार्क्स से रुक जाते हैं? तो उस चीज़ पे सोचने वाली बात है। सो और एक चीज़ मुझे लगता है कि होनी चाहिए ना, दे शुड स्टैंड विद वन पॉइंट, बिकॉज इफ वी एनालाइज द सीजेपीज एंटायर प्रोटेस्ट, उन्होंने एक मांग पे ही जोर दिया था, वो है रेजिग्नेशन। इफ़ यू वांट टू मेक पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट टू डू समथिंग, वो एक मांग पे इसलिए दिया था बिकॉज दैट वाज एंटी एस्टैब्लिशमेंट प्रोटेस्ट, ठीक है। अब ये लोग क्या है, ये लोग चाहते भी नहीं है कि सरकार बदले, हो सकता है ये लोग ना चाहते हो कि सरकार बदले। एक तो ये इतना, मतलब इतना क्रूएल होके वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे जितना क्रूएल सीजेपी था, ठीक है। प्लस इसमें पॉलिटिशियंस मुझे नहीं पता कि कौन होंगे, ठीक है, या तो इन पे वही पॉलिटिशियंस बैकअप करे तो फिर तब जाके होगा कुछ सत्ता परिवर्तन, या तो ये भी चाहें या तो एक्चुअली रिफॉर्म्स चाहें। प्लस अगर ये ऑन ग्राउंड आ रहे हैं तो इनके खुद के भी कुछ पॉइंटर्स हो कि हमें ये मांगे चाहिए, है ना। अब ये क्या करेंगे, ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए ग्राउंड पे उतरेंगे, क्या किसी का रेजिग्नेशन मांगेंगे? रेजिग्नेशन मांगना एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, इसीलिए लोग आकर बोल रहे हैं कि यार ऐसी भी क्या अकड़ आ गई थी मोदी पे जो धर्मेंद्र प्रधान को पहले दिन ही इस्तीफा नहीं दिलवा दिया। वो सारी चीज़ें आती है, तब जाके ये प्रोटेस्ट की जो मांग है वो जेन्युइन है, लेकिन ऑब्वियसली उसमें अगर ये लोग बैठ के कुछ काम करें तो कुछ अच्छा हो सकता है। टुगेदर इफ दे सिट एंड डिसाइड। सो जब 20 तारीख का जो एक इंसिडेंट था कि व्हेन लाठी चार्ज स्टार्टेड, तो वहाँ पे बहुत मंदिर, गुरुद्वारा और सारे चीज़ों को भी इन्वॉल्व किया गया। सो वहाँ पे ऐसा देखा गया कि सम टेम्पल्स और समथिंग वेयर अटैक्ड। तो वो इंसिडेंट्स आपको याद है? यार हनुमान मंदिर की तरफ एक भीड़ आई थी जिसने पत्थर मारे थे हनुमान मंदिर की तरफ, ठीक है।
तब जाके हनुमान मंदिर का जो दरवाज़ा है उस दिन बंद हुआ था, और बाद में कुछ बच्चे आए थे जो कि उसी की तरफ को भागे अपने आप को प्रोटेक्शन दिलवाने के लिए। इंस्टेड जो गुरुद्वारा था, गुरुद्वारे को ऐसे दिखाया गया कि भाई इन्होंने तो दरवाज़ा खोल दिया था और सब यहाँ पे शरण में आ गए थे। आप जब मीडिया पर्सन होके ऐसी न्यूज़ दिखाने लग जाते हो ना, आप एक डिवाइड खुद क्रिएट कर रहे हो लोगों के दिमाग में, ठीक है। यहाँ पे मीडिया ने बहुत अलग एंगल से खेलने की कोशिश करी है कि भाई देखो, गुरुद्वारा तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको आने दिया जाता है, जहाँ पे वेलकम होता है। इंस्टेड मंदिर को देखो, मंदिर में आपके साथ ये सब हो रहा था, ठीक है। वो बच्चे को इसलिए नहीं एंट्री दी गई क्योंकि वो दलित था, ऐसा बोला गया। उस बच्ची ने बोला है कि मैंने चप्पल पहनी थी इसलिए नहीं आने दे रहे थे, लेकिन उसने ये चीज़ बोल दी कि मैं दलित हूँ शायद इसलिए नहीं आने दे रहे थे। तो उस बच्ची ने भी घुमा के बताई ये सारी चीज़ें, ठीक है। भाई अगर तुम ये सारी चीज़ें ला रहे हो और बोल रहे हो कि गुरुद्वारे में मेरे लिए जाना इतना आसान था, गुरुद्वारे में दुपट्टा सर पे रखना इज़ अ वेरी इट इज़ अ कंपल्सरी टास्क। अगर आप सर पे दुपट्टा नहीं रखते हो और अगर आप अलग तरीके के कपड़े वहाँ पे पहन के चले जाते हो, आपके पीछे भागने लग जाएंगे वो कि आप लोग कैसे पोज कर रहे हो यहाँ पे। गुरुद्वारे पे ऐसा आप क्लोज करके पोज नहीं कर सकते, कंधे पर हाथ नहीं रख सकते। तो वो जो एक डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की है ना कि भाई हनुमान मंदिर वाले ऐसे हैं, हिंदू ऐसे है, और देखो भाई सिख ऐसे है, तो वो जो ये बीच की मीडिया थी ना जिसने एक्चुअली सब कुछ कवर किया, इसने बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं रखी। इसी के साथ मैं एक और बड़ी बात बताती हूँ। 2-3 चैनल थे जो शुरू से सीजेपी को कवर कर रहे थे। जब वायलेंस हुआ ना 20 जुलाई को, उस दिन की कुछ ऐसी वीडियोस थी जो इन्होंने 2-2 दिन बाद डाली, ठीक है। अब लोगों के दिमाग में क्या सिनेरियो आने लग गया कि यहाँ पर तो 21 को भी यही हो रहा है और 22 को भी यही सेम चीज़ हो रही है। इंस्टेड उनको क्या करना चाहिए था, उन वीडियोस के ऊपर डेट डालनी चाहिए थी, दैट दिस वीडियो इज़ फ्रॉम दैट नाइट। अब क्या हुआ कि लोगों के अंदर फिर से गुस्सा आ रहा है कि भाई इस टीवी ने तो हमारा 2 दिन ऐसी वीडियोस डाल दी है, मतलब वहाँ दोनों दिन यही चल रहा है। और बाद में भी कुछ जर्नलिस्ट ने दिखाने की कोशिश की कि उस प्रोटेस्ट की कोई लीडरशिप नहीं थी, लेकिन क्या वो यही बात उस दिन बोलते तो कोई डिफरेंस आता ना क्राउड में। अगर वो यही चीज़ अगर 20 जुलाई को बोल देते कि यहाँ पर लीडरशिप नहीं है, तो क्या चला जाता। आप सब कुछ खराब हो गया फील्ड में, मतलब बुरे हाल हो गए, ब्लंडर हो चुका है, आप 3 दिन बाद ये चीज़ बोल रहे हो ऑन कैमरा। ये चीज़ तो मैं खुद सीजेपी प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले बोल चुकी हूँ कि ऐसा होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रोटेस्ट दिल्ली में ऐसे ही देखे गए हैं, ठीक है। और जब इतना बड़ा क्राउड आ जाते हैं जिसमें इतने मिक्स रिलीजन के लोग हैं, इतने मिक्स ख्यालों के लोग हैं, ब्राह्मणवाद खिलाफ के लोग हैं, मतलब इतना कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है, तो वहाँ पे तो भाई कोई भी किसी को पीटने के लिए उतर आएगा। तो यहाँ तो आप तब भी दिल्ली पुलिस पर हमला करने जा रहे हो या फिर ये सारे क्लैशेस हो रहे हैं। वहाँ पर तो जो कोई जातिवाद के लिए लड़ना है, कोई ब्राह्मणों से लड़ना है, कोई स्टूडेंट्स के लिए लड़ना है, तो कोई स्टूडेंट्स से लड़ना है, कोई यहाँ पर मतलब वहाँ पे बेसिकली एक अलग ही किस्म का बूफे देखने को मिल रहा था। अच्छा। तो जब इतना डिफरेंस उस जगह पे था, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो एक पर्टिकुलर गोल की तरफ था वो प्रोटेस्ट। आप कैसे बोल सकते हो कि वो नीट के लिए इतने बच्चे आए थे। जब इतने लोगों में इतने डिफरेंसेस है तो भाई क्लैश होगा। ओके। सो आपका एक और वीडियो जो वायरल हुआ था वो था डॉक्टर्स के ऊपर। अभी नीट का प्रोटेस्ट है, वहाँ पे डॉक्टर्स भी थे, आई थिंक चेकिंग वगैरह के लिए रखा गया था उनको, तो उनका भी आपने इंटरव्यू लेने का कोशिश किया। सो उसमें नो वन वाज रेडी टू टेल फ्रॉम वेयर दे हैव कम और उनकी डिग्री, और आपको भी वहाँ पे कुछ बैकलैश किया गया, तो वो क्या इंसिडेंट था? दैट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, क्योंकि वहाँ पे ना किसी ने मेरे इमोशन को भी ऐसे हर्ट कर दिया था, क्योंकि ये सारे डॉक्टर्स बैठे हुए थे और किसी बहुत बड़े संस्थान ने ये दिखाया था अपने न्यूज़ चैनल से कि सीजेपी प्रोटेस्ट का वो कोना जो अभी तक आपने नहीं देखा। मैंने बोला यार ऐसा क्या कोना है जो ये न्यूज़ वाला दिखा रहा है, और वो वही दिखा रहा था जो सब देख रहे हैं, ठीक है। अब मेरे अंदर एक चुल आई कि यार अब मुझे सीजेपी का कोना कोना देखना है, क्योंकि इसने अभी तक कोने नहीं दिखाए हैं असल में। तो मैं चली गई गलती से, यहाँ पे भी एक स्टॉल लगा था SFI AISF वालों का, तो इसके पीछे थी मेडिकल टीम बैठी हुई। अच्छा। अब मैं तो ऐसे ही चले गई खाते पीते सबसे व्लॉगिंग करते हुए कि क्या खाने में चल रहा है, तो मेडिकल टीम के पास भी चली गई। अब डेफिनेटली यार कोई अगर डॉक्टर ऑन फील्ड बैठा है, किसी की मदद कर रहा है, भाई वो सैल्यूट है उसको, है ना। वो मेहनत कर रहा है, वहाँ पे दवाइयाँ आ रही हैं, वो इतनी मेहनत करके किसी को दवाइयाँ दे रहा है, तो डेफिनेटली उसने अपने हॉस्पिटल से छुट्टी ली होगी। अगर उसने छुट्टी ली होगी तो उन पेशेंट्स का क्या जो उसके हॉस्पिटल में है। तो मुझे
सिंपैथी न्यूट्रली दोनों के लिए आ रही थी कि उन पेशेंट्स का क्या रहा होगा जो इनके जेन्युइन होंगे, और हाँ। यहाँ पे तो ये लट्ठी खाए हुए लोग आ रहे हैं, उन पे स्प्रे मारने हैं, बस वो पीछे आ रहे हैं तो उन पे स्प्रे मारा जा रहा था। तो मैंने बोला यार अगर ये डॉक्टर है, ये इतनी मेहनत करके यहाँ पे आया हुआ है, ये अपने जेन्युइन जो इसके पेशेंट्स होंगे उनको छोड़ के आया होगा, और यहाँ पे ये स्प्रे लगा रहा है दूसरों के So you पीछे। you wanted to glorify them normally, आप गए थे बात करने कि आप इतनी मेहनत अपने पेशेंट अपने क्लिनिक छोड़ के यहाँ आए एग्जैक्टली हो। मेरे अंदर डॉक्टर्स, पुलिस, आर्मी, जो भी हाई प्रोफेशनल्स हैं ना, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। मैं कभी कुछ अंट शंट नहीं बोलूँगी। तो मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट गई, मैंने बोला कि मैं आपकी पॉजिटिव स्टोरी रखना चाहती हूँ, आप में से कौन है डॉक्टर? तो उन्होंने ऐसा बोल दिया, नो मैम, नो नो करके सब रिफ्यूज़ कर रहे हैं, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो मैंने बोला बाहर जाके कुछ गलत स्टोरी बने उससे पहले हम पॉजिटिव स्टोरी दे देते हैं। बहुत अच्छा प्रोटेस्ट है, पूरा प्रोटेस्ट जो है वो लोगों ने बदनाम कर दिया, क्या पता ये इस कॉर्नर से ही इसके ये फल फूले। तो मैं एक पे गई, मैंने बोला हाँ भाई क्या करते हो? बोलता है मैं इंटर्न हूँ। मैंने बोला कहाँ से? बोलता है जामिया से। जामिया से है तो भाई मतलब अब मैं क्या बोलूँ, जो देख रहे हैं वो समझ गए होंगे कि शाहीन बाग में भी कितने सारे हमारे प्रोटेस्टर्स जामिया से थे, तो काफ़ी इसको बैकअप हो सकता है कि वहाँ से मिला हो, ये मेरे दिमाग में आया। लेकिन उसके बाद आया कि यार इसके साथ भी जो लोग बैठे हैं वो जामिया वाले नहीं, दे आर लुकिंग लाइक प्रोफेशनल डॉक्टर्स। तो मैं उनके पास गई, मैंने बोला हाँ सर आप कहाँ से आए? तो उसने बोला कि मैं पंजाब से आया हूँ। तो मैंने बोला आप क्लिनिक बंद करके आए होंगे, लीव्स लेके आए होंगे, छुट्टी लेकर आए होंगे? तो बोलता हमें इस बारे में कुछ बात नहीं करनी। मैंने बोला अरे तो आपको बुलाया किसने? हाउ आर यू कमिंग हियर? यार कोई अगर फौजी यहाँ पर आके बैठा हुआ है नॉर्मल कपड़ों में और ये सब काम करेगा, मैं उसको बोलूँगी ना भाई बॉर्डर देख तू, है ना? तो तू अगर हॉस्पिटल से यहाँ पे बैठ रहा है तो मैं बोलूँगी अपना हॉस्पिटल तो देख, वहाँ पे मरीज आया उसका क्या? तो ये हु इज़ मोटिवेटिंग यू टू डू ऑल दिस फॉर फ्री एंड चैरिटी? ठीक है, ये इतना अगर यूटोपियन वर्ल्ड अगर मैं आज देख पा रही हूँ कि यहाँ पे सब कुछ इक्वालिटी से चल रहा है, व्हाट मोटिवेटेड यू टू डू दैट? ठीक है, अब वो आंसर ही ना दे पाए उस चीज़ का, बोलते हैं आप यहाँ पे क्योस क्रिएट कर रहे हो, आप प्लीज़ हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, यहाँ पे खड़े नहीं होंगे। तो मैं जेन्युइनली हट गई, मैंने बोला आ रहे होंगे पेशेंट्स, आ रहे होंगे, ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा था। तो मैं साइड में गई, अब वहाँ पे एक लड़का है, उसके ना पैर से खून आ रहा था। वहाँ पे उस डॉक्टर ने मेरा सेंटिमेंट टेस्ट कर लिया उस दिन, टेम्परामेंट। बोलता है आप, मैंने बोला कि अरे आपके पैर में चोट लगी, कैसे लग गई? अब वो हंस के बोल रहा था, बोल रहा अरे मैम चोट लग गई। तो मैंने बोला हंस रहा होगा यार, बात कर सकता है। तो मैंने बोला कैसे लग गई? तो बता दो, लट्ठी लग गई क्या? तो बोलता है बगल वाला कि आप इंसानियत नहीं है, आपके सामने एक इंसान बैठा हुआ, उसके पैर में चोट लगी, आप उससे क्वेश्चन पूछ रही हैं। मैंने बोला लो पकड़ो फ़ोन, दो अपना पैर, मैं लगाती हूँ पट्टी। तो और ये चल क्या रहा है? सो मतलब आपने मीडिया को ऐसा कर दिया है, मतलब दे आर सो ट्रेंड, दे आर स्पीकिंग टू मी कि आप पे इंसानियत नहीं है। आई टोल्ड देम कि मेरे भाई मैं 50 से 100 कुत्तों को भी खाना दे देती हूँ जो रास्ते में मिलते हैं, मुझे मत सिखाओ इंसानियत क्या है। मेरे सामने कोई पिटा हुआ आदमी आएगा, मैं जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन जैसे तुमने बोला मैं आ रही हूँ ना उसकी हेल्प करने के लिए। तो बेसिकली दे वर वेरी मच ट्रेंड कि मीडिया वाला अगर आ रहा है तो उसको अटैक कैसे करना है। दे वर वेरी मच ट्रेंड कि हमें बताना ही नहीं है डॉक्टर कौन है, जो कि था ही नहीं, कोई डॉक्टर वहाँ पे था ही नहीं। और जब बाद में पता चला वॉलंटियरिंग टीम से, मेडिकल वाली से, तो ये केरला के आए हुए डॉक्टर्स थे एंड दे हैव कनेक्शंस टू पीएफआई। जो वहाँ पे डॉक्टर हेड कर रहे थे, दे हैव कनेक्शन टू केरला हॉस्पिटल्स। मुझे मैसेजेस आए हैं, मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं कि मेडिकल वाले में जो वॉलंटियर्स थे उनको कौन कौन हेड कर रहा था। सो बेसिकली इस चीज़ की तो पता जो भी है वो लगाए जिसको लगाना है, ठीक है। ये मेरा काम नहीं है कि मैं किसी को सज़ा दिलाऊं, मेरा काम है कि मैं जो व्यवस्था है वहाँ पे वो लोगों तक पहुँचाऊँ। और क्यों ये आदमी डर रहा है मुझसे बात करने में, मेरा वो काम था। ओके, सो एक बहुत बड़ा सवाल ना सारे आम लोगों को है कि ये फंडिंग बाहर से आ रही थी, इतना जो डॉक्टर्स आपने बोला, जो वॉलंटियर्स थे, जो आपने बोला इक्वल एकदम, ऐसी दुनिया तो कभी देखने को ही नहीं मिली जहाँ फ्री में खाना आ रहा है, ज़ोमैटो से खाना आ रहा है, कहाँ से खाना, मतलब कुछ ज़ोमैटो स्विगी ने बोला कि पाकिस्तान से खाना भिजवाया, कतर से भी आ रहा था, कतर से भी खाना भिजवाया जा रहा है। मतलब इतनी इक्वालिटी वाली जगह, मतलब ये तो स्वर्ग था यार। तुम ये सोचो, नेपाल में अगर प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या मैं यहाँ से वहाँ फ्री का खाना भिजवा दूँगी? अगर बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहा है, मुझे लग रहा है अरे यार स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, नहीं मुझे तो वहाँ के लिए खाना भिजवाना चाहिए, पहले तो मैं पता करूँगी वो प्रोटेस्ट कहाँ पे हो रहा है, फिर मैं जानूँगी कि कहाँ पे जेन्युइन बच्चे हैं जहाँ पे मैं दिखा पाऊँ कि, है ना, मैं यही तो करूँगी। हो नहीं रही है क्या फॉरेन फंडिंग? फिर
मतलब मैं अगर यहाँ से किसी दूसरे देश में खाना दे रही हूँ कि वहाँ पे प्रोटेस्ट कायम रहे, वहाँ पे ये जो पूरा उथल पुथल है वो चलती रहे, मतलब मुझे मज़ा आ रहा है ना वो देखने में, मैं एनी हाउ सपोर्ट कर रही हूँ उनको। अगर आप एक रेगुलर न्यूज़ वॉचर हो, अगर आप देख रहे हो सब कुछ कि क्या हो रहा है, तो आप चाहोगे कि यार कोई मरे ना, इसमें कुछ ऐसा हो ना, लेकिन आप उसको बूस्टअप करने के लिए वहाँ पे खाना भेज रहे हो। क्या मैसेज देता है वो? ठीक है, फॉरेन फंडिंग का जो केस है, अगर मान लो फॉरेन फंडिंग नहीं भी आई तो भी तो वहाँ पे अंधा खाना आ रहा था, इतना खाना आ रहा है, हाँ। मतलब इतना आ रहा है कि वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने इतने इतने बच्चे लाए हुए हैं, ठीक है, और टिफिन लाए हुए हैं, उसमें भर के घर में खाना ले जा रहे हैं, तो बाकी खाना वेस्ट हो रहा है। लोग वहाँ से खाना भर के टिफिन में घर ले जा रहे हैं। तो बेसिकली वो एक साइट ऐसी बन गई थी जहाँ पे लोग आके खा रहे हैं, मौज मस्ती चल रही है। और वैसे ये जो खाने वाला एपिसोड है ना, ये सिर्फ 3-4 दिन चला, ये सारे दिन नहीं चला। एक दिन तो बल्कि जिस दिन मैंने सोचा कि मैं भी खाना खाने जाती हूँ, उस दिन बंद हो रखा था। अच्छा। उस दिन सिर्फ कुछ ही लोग बना रहे थे, कुछ सिख कम्युनिटी के लोग थे, वो लोग खाना बना के ला रहे थे और वो लोग बांट रहे थे। और वो लोग एक्चुअली डे 1 से भी लगे हुए थे, जेन्युइनली बहुत स्वीट लेडीज थी। वो बोल भी रही थी यार स्टूडेंट्स के लिए बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और बहुत मिक्स क्राउड था, सिंसियर क्राउड भी था, लेकिन जो उधम वाला क्राउड था ना, वो हम देख पा रहे थे क्योंकि हमें पता है प्रोटेस्ट में क्या होता है। ओके, सो अभी देखो ये एक जेंजी का इतना बड़ा प्रोटेस्ट था। यू फील आर अपोजिशन लीडर्स इन द पार्लियामेंट ये कहीं तो इनकॉम्पिटेंट है, या कहीं तो जो एलओपी है राहुल गांधी, ही शुड टेक द एडवांटेज। और आई वुड नॉट से आप जनता के लिए काम कर रहे हो, आपको सरकार को सवाल पूछना है, देन यू शुड बी द फर्स्ट वन स्टैंडिंग बिसाइड। जो दूसरे सारे लोग आए उस वजह से बहुत डाइवर्ट हुआ चीज़ें, मतलब जो नॉर्मल लोग हैं उनको नहीं पसंद है, जो कश्मीर टुकड़े हो गए वो भी जो गैंग है। पर राहुल गांधी जो एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, अगर वो जाके बैठते, वो जाके भूख हड़ताल करते, वो जाके स्टूडेंट्स के साथ फर्स्ट डे खड़े होते, बट व्हाट वाज द रीज़न ही कुडंट कम फॉर। जैसे हम सरकार को बोलते हैं सरकार नहीं गई 26 दिन में, उस पर भी आऊँगा, बट लीडर ऑफ अपोजिशन के पास तो ये सारे मुद्दे होते हैं कि हमें उठाना है। और नीट एंड एजुकेशन इज़ अ वेरी बिग टॉपिक इन द कंट्री, फिर भी वो नहीं आए। वो अलग ही अपना मतलब डीजे वाला कोई तो प्रोटेस्ट चला रहे थे जहाँ पे एकदम क्या बोलते हो, कॉन्सर्ट जैसा वाइब बना के वो चल रहे थे, बट जहाँ पे जेन्युइन प्रोटेस्ट हो रहा था इफ़ ही, तो ऐसा न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि ये आम आदमी का है इसलिए राहुल गांधी। व्हाट एग्जैक्टली वाज दैट? बिकॉज ही शुड टेक द एडवांटेज ऑफ सच थिंग्स ना। हाँ, जो आप बोल रहे हो ना डीजे वाला था, दैट हैपेंड इन देहरादून ओनली। Yeah. सो राहुल गांधी ने बेसिकली देहरादून में रैपर्स बुलाए हुए थे टू कंटिन्यू विद दैट थिंग, क्योंकि देहरादून में रैप कल्चर और पॉप कल्चर बहुत है, तो वहाँ पे आप स्टूडेंट्स को कैसे इकट्ठा कर पाओगे? और स्टूडेंट्स ही नहीं, इनफैक्ट एक लार्जर ऑडियंस, जैस्मिन सैंडलर्स के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो भाई वहाँ पे रैप कल्चर का सपोर्ट ज़्यादा है। तो वहाँ पे आई गेस परेड ग्राउंड में भी जैस्मिन सैंडलर्स का वहाँ पे उसी टाइम कॉन्सर्ट भी हो गया था, 1-2 दिन में घोषणा हो गई थी उसकी। अच्छा। तो वो एक खुद में एक बात है, वो तो हमें खैर समझ में नहीं आया कि जब राहुल गांधी आया तो भाई जैस्मिन सैंडलर्स का जो ये था कॉन्सर्ट था वो उसी टाइम क्यों हुआ, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। बट अगर छात्रों की गूंज इज़ अ वेरी बिग थिंग, भारत जोड़ो यात्रा वॉज अ वेरी बिग थिंग, इफ़ इट वॉज अ सक्सेसफुल थिंग, 10 स्टूडेंट ले आते यार, केरला से ले आते 10 स्टूडेंट आपको अपने स्टेट से नहीं मिल रहे थे बोलने के लिए कि भाई आ जाओ स्टेज पर आकर एक बार बोल दो कि जेन्युइन तो लगे प्रोटेस्ट, तब तो आप किसी को नहीं लाए। इस प्रोटेस्ट में आप साथ आकर रख देते ना, आपके जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो तो एटलीस्ट आपको मना नहीं करते। तो वो तब क्या हुआ? और जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया उससे 1 घंटा पहले ही राहुल गांधी, आई सिंपैथाइज विद हिम, ही माइट नॉट बी अ बैड पर्सन, पर उनके साथ बुरा हो जाता है। कैसे कि जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था उससे 1 घंटे पहले इन्होंने AISF आयसा वाले बच्चों को लड़कियों को इधर खड़ा किया और अपना बोलने लग गए। अरे भाई जेन्युइन दिख रहा, आई वाज लाइक कि भाई तुम्हें जेन्युइन दिखना है, तुम लीडर हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स। मतलब आप बस 3 महिलाओं को बगल में लाके खड़ा करके बोल रहे हो कि हम छात्र हैं, तीनों में से किसी ने भी नीट का फॉर्म तक नहीं देखा होगा, उनको एक्चुअली नहीं पता होगा नीट ये डॉक्टर बनने के स्टेप्स क्या हैं, क्या क्या आपको करना पड़ता है कि आप डॉक्टर बन जाएं। वहाँ पे अलग अलग डॉक्टर वहाँ पे तो चल रहा था, जो JNU वाले आए हुए थे, ये जामिया वाले आए थे जो साइड में बैठे हुए थे, तो इनका खुद का ही अलग चल रहा था। एंड राहुल गांधी
ने एक्चुअली ना अपनी तरफ से काइंड ऑफ एक अच्छा डिसीजन भी लिया कि वो इस प्रोटेस्ट में नहीं आए, क्योंकि अगर वो इस प्रोटेस्ट में आ जाते तो वो तो उनकी जो ऑथेंटिसिटी थी ना वो तो एकदम ही ख़त्म हो जाती। राहुल गांधी हाँ, क्योंकि वो कुछ ऐसा बोल देते। राहुल गांधी नोज कि एंटी नेशनल नारे क्या हैं। ही हैज़ नेवर बीन टू दोज प्लेसेस जहाँ पे एंटी नेशनल नारे लगे हों। तो आई थिंक कि राहुल गांधी इसीलिए नहीं आए बिकॉज ही न्यू कि वहाँ पर कौन लोग मौजूद हैं। उनको पता है कि कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। उनको पता है कि किन लोगों के बारे में स्टेज से बोला जाएगा। सो एटलीस्ट वो इस टाइम इससे दूर रहे, वो उनकी इमेज के लिए ठीक था। पीपल एक्चुअली सेड कि ठीक है राहुल गांधी नहीं आए क्योंकि उसकी ही इमेज इम्प्रूव हुई है इससे। क्योंकि जो लोग आके वहाँ पे स्टेज में आके नारे लगा रहे ना एंटी इंडिया, अगर उनके बगल में राहुल गांधी खड़ा हो जाता तो अभी वो भी मीम मटेरियल बन जाते सीजेपी पेज का। अच्छा, सो अब बीजेपी पे आते। वाई बीजेपी अगर रिजिग्नेशन लेना था और दिलवाना ही था तो फर्स्ट डे पे दिलवाते। इतना बड़ा जो कियोस दिल्ली में मचा, क्यों पहले आके किसी, चलो मैं नहीं बोलता हूँ आप किसी बड़े लीडर को भेजो, आप स्पोक्स पर्सन को भेज दो यार, कोई तो छोटा सा, वो 19 दिन का जो भूख हड़ताल था उसमें। बट बीजेपी हैज़ ऑल्सो इग्नोर्ड समवेयर दिस एंटायर ड्रामा जो था। तो क्यों बीजेपी ने भी इतना 26 दिन का इंतज़ार किया? वाई दे वर नॉट इन्वॉल्व इन दिस? बिकॉज स्टूडेंट्स की आवाज़ थी। जब लठिया पड़ी, जब उनको शायद पता चला, मतलब वाई दे वर नॉट गेटिंग ऑल्सो इन्वॉल्व? क्योंकि गवर्नमेंट जब, क्योंकि ऐसा कहा जाता है डेमोक्रेसी खतरे में, ये गवर्नमेंट सुनना नहीं चाहती, हमसे बात नहीं करना चाहती। सो वो पहले 26 दिन तो नज़र आया। सो पर बाद में रेजिग्नेशन दे दिया, सब उनके मन मर्जी के हिसाब से करवा दिया। अभी वो तो झंडा लेके घूम रहे, हम जीत गए। So it was a failure for BJP. Then where they were wrong in this 26 days? I think फेलियर फॉर बीजेपी नहीं था। जो बच्चों ने मांगा वो उनको मिल गया, ठीक है। इंस्टेड इससे तो आई थिंक बीजेपी का वोट बैंक ही बढ़ेगा उल्टा। मतलब जो उन्होंने करा है, उन्होंने ये प्रूव करा है कि डिक्टेटरशिप नहीं है, डेमोक्रेसी को कोई खतरा नहीं है, एंड वी डू लिसन टू पीपल। जब इस प्रोटेस्ट की स्टार्टिंग हो रही थी, दीप के, सौरव दास, आशुतोष रांका, इन तीनों के कनेक्शन मिलते हैं आम आदमी पार्टी से, ठीक है। दे ऑल हैव वर्कड विद आम आदमी पार्टी। ध्रुव राठी को भी बोला जाता है कि वो आम आदमी पार्टी के लिए वो करता है, ठीक है, कहीं ना कहीं बोलता है या करता है। एंड जब स्टार्टिंग में इन सब के रेफरेंसेज आ रहे थे, ये उस टाइम नहीं आए जब पेपर लीक हुआ था। ऑल दीज 3 फेसेस डिड नॉट टर्न अप जब एक्चुअली पेपर लीक हुआ था। ये तो बहुत बाद में आए कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर। ये बहुत बाद में आए जब इनको लगा 22 मिलियन हमारे फॉलोअर्स हो गए, अब हम ऐसा करता हूँ, मैं इंडिया जाता हूँ और मैं थोड़ा सा भूचाल मचाता हूँ, मैं अब पलट दूंगा, ठीक है। तब जाके ये चीज़ें फॉर्म होनी शुरू हुई। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या, इनके खुद के लोगों ने इनको सीरियसली नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि इनके कनेक्शन ही आम आदमी पार्टी से मिल रहे हैं। जब आप खुद मुंह से बोल रहे हो कि हाँ जी हम तो आम आदमी पार्टी के वो हैं, तो आपको क्यों कोई सीरियसली लेगा? एक तो वो चीज़ हो गई। उसके बाद जो ध्रुव राठी की वीडियो कॉल्स होती थी ऑन ग्राउंड, कोई क्यों लेगा यार? मतलब आप वहाँ से अनशंट कभी किसी को सपोर्ट करते हैं, जो एंटी इंडियंस होते हैं, जो एंटी नेशनल्स होते हैं, उनको ये लोग सपोर्ट करते हैं, तो कोई क्यों आपको सीरियसली लेगा? गवर्नमेंट जो धर्मेंद्र प्रधान है, ही कुड हैव रिजाइंड ऑन द वेरी डे जिस दिन हो रहा था। अगर आप पहला दिन देखते ना प्रोटेस्ट का, आपके होश उड़ जाते, क्योंकि वहाँ पे पहले दिन भी स्टूडेंट्स नहीं थे। तो सबसे पहली जो चीज़ थी, सीजेपी वॉज नॉट अ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, इट वॉज देयर जस्ट टू क्रिएट दिस क्योस इन द सिस्टम, ठीक है, जो कि अभी तक हमारे दिमाग में है। एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू कि ये आगे आने वाले 1-2 साल तक और चलेगा, जो सीजेपी ने क्योस क्रिएट किया, क्योंकि वो रोज़ अपने बयान बदल रहे हैं, ठीक है। तो अपने बयानों के हिसाब से वो खुद के उसमें फंसते जा रहे हैं। गवर्नमेंट कुड हैव टेकन दिस डिसीजन दैट डे ओनली, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने बोला था मैं रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब इनकी खुद की पड़तें खुलनी शुरू हुई ना, सोनम वांगचुक के बाद से जो इन्होंने भसड़ मचाई है पूरे फील्ड में, वो जब खुलनी शुरू हुई, तब लोगों को भी समझ में आने लगा यार कि 2 तरफ की क्या वो होती है। मतलब नाउ पीपल आर गेटिंग टू नो कि पॉलिटिक्स क्या होती है प्रोटेस्ट में। तो वो लोगों ने खुद जब आके लोगों को बुलाया जा रहा था, उनको ज़बरदस्ती रेज बेट बोलते हैं उसको, रेज बेट किया जा रहा था कि तो पुलिस के अगेंस्ट जाओ, ये सब तो ऑन फील्ड हो रहा था ना। ये जाके कौन बताएगा पीएम मोदी को कि देखो भाई वहाँ पे रेज बेट कर रहे हैं जेनजीज, या गालियाँ दे रहे हैं माँ बहन की? वो चीज़ें तो ऑन ग्राउंड डिस्कस हुई नहीं है ना, क्योंकि वहाँ कुछ और चल रहा है और
जो एक्चुअल मुद्दा है उनके हिसाब से तो वो बस यही है ना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाना है। तो हो सकता था कि जो सैटरडे संडे था, हो सकता था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं भी देते, लेकिन वो जो सैटरडे संडे का टाइम पीरियड था दैट वाज वेरी क्रूशियल। ठीक है, वहाँ पे ऐसी भीड़ आ सकती थी जो बेजुबान या फिर जो इनोसेंट्स होते हैं ना उनको भी मार सकती थी। क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक स्टार्ट हो गया था, नॉट इन द जंतर अरे मंतर यार, पर जेब मेन में रोड पत्थर पे। भर के ला रहे हैं लोग, जेब में बैग में पत्थर भर के वहां से मार रहे हैं, तो मतलब वो तो देखेगा ही नहीं ना सामने कौन है, और उसका पूरा का पूरा इल्जाम सिक्योरिटी फोर्सेस पे चला जाएगा। तब तो फिर अभी जो हम शांति से बैठ के बात करें, इट वुड हैव बीन मोर केओटिक। तब जाके क्या हाल होता वो नोबडी नोज। ओके, सो अब जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से वीडियोस बना रहे हैं जेनजीज को कनेक्ट करने के लिए, एंड जिस तरह से भद्दी गालियाँ उनको दी, और कल रात का एक वीडियो आया है कि हमें उन्हें बदलना चाहिए, माफ़ करना चाहिए, उनको सही रास्ता दिखाना चाहिए। ये जो जेनजीज जिससे आप रूबरू हुई हो, ये जेनजी जो भटके हुए हैं वो सही रास्ते पे आ सकते हैं? देखो, आप किसी को रोक तो नहीं सकते हो गाली देने से, ठीक है। इंस्टेड जो हम लोगों ने एक्चुअली ऑन ग्राउंड सुना है दैट वाज वर्स, फार वर्स। मतलब जो गंदे से गंदा सोच सकते हो ना आप राइमिंग, एक्चुअली जो जेनजी है ना वो बहुत क्रिएटिव है, उसने गालियाँ भी बड़ी क्रिएटिव स्टाइल पे लिखी हुई थी। एंड दे वर वेरी प्राउड कि हम लोग तो भाई गाली दे रहे हैं मोदी को, हम सिस्टम को दे रहे हैं, हम मेलोनी को गाली दे रहे हैं, हम इसकी माँ को गाली दे रहे हैं, उसकी बहन को दे रहे हैं, और मतलब इट वॉज फार वर्स। और मैं ये नहीं कह रही कि कोई गाली नहीं देता या नहीं देनी चाहिए, ठीक है। वो एक आपका जो लिंगो, जो बोलने का स्टाइल होता है ना, उसमें दिल्ली वाले तो बदनाम ही इसके लिए हैं कि वो अपने आप को प्राउडली गालियों के साथ वो करते हैं। बट द थिंग इज कि आप एक सडन लिमिट पार कर जाते हो, ठीक है। वो भी एक ऐसी जगह में जहाँ पे 5 साल के बच्चे आए हुए हैं, 5 साल के 7 साल के बच्चे वहाँ पे आपको देखकर क्या सीख कर जाएंगे। आप अपने आप को जेनजी के तौर पर अगर बहुत ज़्यादा सुपीरियर मान रहे हो, तो भाई जो छोटा बच्चा है वो वहाँ पर आया हुआ है, वो तो वो चीज़ सीख के जाएगा ना वापस। दैट इज़ द डिफरेंस, ठीक है। कोई किसी के मुंह से गाली सुन लेना या गाली कोई नई बात नहीं है। हो सकता है वो 5 साल का बच्चा बाद में गाली दे, लेकिन वो 5 साल की उम्र में तो उस माँ बहन की गाली ना दे। डिफरेंस यहाँ से पैदा होता है। तो अगर आप चाहते हो कि वी आर जेन्युइनली स्टूडेंट्स एंड वी आर हेयर फॉर अ कॉज, हम चाहते हैं समाज में सफाई आए, समाज में गंदगी ना आए, तो भाई तुम तो गंदगी मचा रहे हो यहाँ पे। और वो भी मैं बता रही हूँ, जिन बच्चों ने गालियाँ दी हैं, आई डोंट नो वेयर वील सी देम इन नेक्स्ट 18-20 ईयर्स। तो वो तो उनके खुद की परवरिश है, डेफिनेटली वो है। और मैं ये नहीं बोल रही कि गाली दे दिया तो गलत कर दिया, ठीक है। आपके अंदर की जब भड़ास आती है ना, वो गाली के रूप में ही बाहर आती है, वो है जब ऑन ग्राउंड। तो जिस तरह से हम बोलते हैं कि जो डीएम्स करते हैं, कमेंट्स करते हैं, फेसलेस पीपल जो गाली देते हैं, मुझे लगता है दैट वाज एन few reflections we can see in the CJP protest as well, जो भर के रखा था अंदर। Not a few reflection, it was an entire pool, भर रखा था। मतलब कहाँ गालियाँ नहीं थी। ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है पीएम मोदी या किसी का भी जो वहाँ पे गलत तरीके से ना दिखाया गया हो। मतलब इतना बुरा, थ्रू ड्राइंग्स, एंड द किड्स आर सेइंग दिस इज अ ह्यूमरस वे। सो आई थिंक कि अगर उनके किसी पे ऐसा ह्यूमर बने ना, बट अगर ऐसा कोई ह्यूमर उनके बॉडी पार्ट में होगा, सो दे विल डेफिनेटली क्राई आउट देयर। एंड पीएम मोदी इज ट्राइंग टू कनेक्ट टू द जेनजीज, जो वो वीडियोस बना रहे हैं, एंड दैट इज अ वेरी बिग मूव, ठीक है। बांग्लादेश का पीएम नहीं बना रहा है वीडियोस उसके जेनजीज से कनेक्ट होने के लिए। नेपाल का पीएम रैप करता है, अब खुद उसकी जो जनता है वो उसके अगेंस्ट जा रही है। ट्रम्प अपने जेनजीज के लिए नहीं बनाता है वीडियो, ठीक है। सो आई थिंक जो पीएम मोदी कर रहे हैं, नो पीएम इज रेडी टू डू दैट। क्या पुतिन अपने जेनजीज से ऐसे कन्वर्स करना चाहेगा? सो एक लीडर की पहचान वो है कि वो एक स्टूडेंट से बात करना चाह रहा है ना, तो वो उसकी बराबरी में आए, एंड दैट व्हाट इज द बिग चेंज जो पीएम मोदी ला रहे हैं। सो इट वाज अ ग्रेट लर्निंग फॉर प्राइम मिनिस्टर एज वेल कि हाउ Gen Zs or the new generation wants to connect with him. Definitely. It's not just कि आप कहीं बैठ के भाषण करो, वो आपके जनरेशन के लोगों के लिए ठीक लगता है, आप भाषण करो, सब करो, but this is the way as a content creator. I'll tell you here, because PM मोदी also knows कि जो ग्राउंड पे आया था ना बच्चा, वो उनके अगेंस्ट नहीं था, बाय हार्ट नहीं था, उसको भड़काया गया था। इवन PM मोदी नोज दैट। इवन द पीपल हु आर देयर इन द सिस्टम ना, दे नो कि ये बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। उनको भी पता है कि उनके आसपास क्या चल रहा है। सो बेसिकली द गाय इज कीपिंग द
कैमरा इन द फ्रंट और वो आपसे बात कर पा रहा है, वो बोल रहा है कि यार मैं मतलब बहुत खुश हूँ आपसे बात करके, तो यार एक तो वो फ्रेंड्स, तो वो एक मीम मटेरियल के लिए शानदार चीज़ है। और हम लोगों से कनेक्ट करने के लिए छोटे 4 साल का बच्चा सीजेपी को जानता है, लेकिन अभिजीत दीपक किसी को नहीं जानता है, तो उसके दिमाग में जो छवि आने वाले 10-20 साल में रहेगी वो पीएम मोदी की उससे रहेगी कि भाई वो तो फ़ोन में आकर वीडियो बनाते थे, तो जो घर वाले उसको पीएम मोदी की वीडियो दिखाएंगे, सो दे विल हैव दैट सेंस कि हाँ भाई एक पीएम है जो सही में ग्राउंड लेवल पे काम करवाना चाहता है। सिस्टम में चेंज चाहिए, वो तो हर स्टेट में चाहिए, कोई भी स्टेट है वहाँ पे होना चाहिए। और हम तो अब वीडियोस भी देख पा रहे हैं कि सारे सीएम अपनी कैबिनेट्स के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, सो दे वांट दैट चेंज। उनको भी डर लग रहा है कि भाई इतनी जनता आ ना जाए, क्योंकि भूचाल आ जाएगा, कहाँ कहाँ भागेगी सिक्योरिटी फोर्सेस, है ना, बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को ही पीट रहे होंगे वो लोग। तो जो सोशल मीडिया है उससे बहुत, उस जो इम्तियाज़ अली की मूवीज़ है ना कि इस दुनिया से, इस पहाड़ से दूर एक दुनिया है वाला सीन है, अच्छा। तो सोशल मीडिया से दूर एक वो चीज़ है जिस चीज़ को मोदी ने ब्रेक करा है थ्रू कि वो आपसे फ्रंट फेस से ही इज कन्वर्सेटिंग विद यू। सो आई थिंक नो पीएम, नो प्रेसिडेंट, नो वन इन दिस वर्ल्ड ये चीज़ कर रहा है अपने जेनजीज के लिए। और अगर कोई आदमी इस उम्र में पहुंच के बदलाव लाने के लिए तैयार है, खुद बदलने के लिए तैयार है, तो वो बहुत बड़ी बात है। वाओ, ग्रेट। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने जो ग्राउंड लेवल पे जाके निडर होके सब जो हर एक चीज़, हर एक मुद्दा उठाया है। एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन पॉजिटिव टॉक्स एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। मतलब हम जैसे लोग जिन्हें मौका नहीं मिला वहाँ आने का, हमने तो जो भी देखा वीडियोस के थ्रू देखा, आप जैसे जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे उनके थ्रू देखा है। सो थैंक यू सो मच। अगर आप वहाँ नहीं जा पाए तो मेरे साथ एक नारा लगा दो, इनकलाब जिंदाबाद, बस इतना ही था वो प्रोटेस्ट। सो आई विल, यस, तो वो पूरा प्रोटेस्ट सम अप हो जाता है इनकलाब जिंदाबाद से। ओके, एंड दैट इज हाउ द रेवोल्यूशन। मुझे ये कहना है कि सी एवरीवन वांट्स अ चेंज, बट एवरीवन वांट्स अ चेंज लाइक हिंदुस्तान अच्छे रास्ते पे जाए। आप सरकार बदलो ना बदलो, आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, वहाँ आप कर सकते हो, बट आप किसी को डेरोगेटली, क्योंकि अभी 2 जगह पे और पेपर लीक्स का मुद्दा है, पंजाब में, झारखंड में चल रहा है। आई थिंक एवरीवेयर वी शुड बी इक्वल। जहाँ पे स्टूडेंट्स की बात है, सबको खड़ा होना ज़रूरी है। सिर्फ आप एक गवर्नमेंट को नहीं, ये सिस्टम का फ्लॉ है। सारे मैंने ये खुद एक वीडियो भी बनाया है, सारे सरकारों को मौका मिला है अपने अपने वक्त में बदलाव लाने का। everyone has failed some or the other way, everyone has failed. So I think we need to target the system, we need to see what other world is doing to stop this paper leak and all this system flaws. और हमें हिंदुस्तान को आखिर में सबसे अच्छा विश्व गुरु बनाना है। So we all have to work, you as a journalist, we as a creator and podcaster, everyone, doctor, sub. So thank you so much Ritika for coming on Positive Talks and sharing your experience. Thank you.